गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग ललित जी, आपको भी है ना। तो हम लोग प्रथम विश्व युद्ध के कारणों पे बात कर रहे हैं, करेक्ट। और एक आइडिया हमने आपको दे दिया था कि दो टीम में ये मैच हुआ था। एक तरफ का नेता ब्रिटेन था, अंत होते होते अमेरिका मजबूत स्थिति में आ गया था। और एक तरफ का जो लीडर था वो जर्मनी था। ठीक है, राष्ट्रों का उल्लेख किया था, कारणों पे बात कर रहे थे। हमने कहा जितने महत्वपूर्ण कारण हैं उसका हम जिक्र कर चुके हैं पहले ही। बस उसको दोबारा से हम बस ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि परिस्थितियां विस्फोटक क्यों बनी, कैसे बनी। इसमें एक छोटी सी चिंगारी ने, एक छोटी सी घटना ने, है ना, चर्बी चर्बी वाले कारतूस की घटना ने कैसे प्रथम विश्व युद्ध को जन्म दिया, है ना। जैसे 57 के विद्रोह में था। 57 के विद्रोह में तत्कालिक कारण था सेराजेवो हत्याकांड। प्रथम विश्व का तत्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस। नहीं, उल्टा। लगता है आज दिमाग काम नहीं कर रहा, क्लास बंद करना पड़ेगा तब आज। ठीक है ना। नहीं, काम कर रहा है दिमाग। ठीक है, पानी पी ले हम। मैं तो इतना पानी पिलाऊंगा तुम्हें। ठीक है, हैं? अरे वो सब टाइम काटते रहते हैं यार, हम जूस चाय, ठीक है ना, वो सब की जरूरत नहीं है। हम भी थोड़ा बहुत समय एंगेज किए रहते हैं ना हम। दिमाग पे बल काफ़ी पड़ता है ना, बताने में नहीं पड़ता है क्या। आपको बता रहे हैं तो हर समय कुछ ना कुछ चल रहा है कि क्या कैसे बताना है। ठीक है, नॉट एन ईजी ना। सिस्टमेटिक तरीके से बताना इतना आसान काम नहीं होता है ना। ऐसे ही थोड़ा बहुत हम डिबेट करते रहते हैं अपने आप को। चलिए आइए ना टॉपिक पे आते हैं। तो उपनिवेशों को लेकर के प्रतिस्पर्धा तो हम पहले पढ़ चुके थे। हमने उसमें से ही कुछ उदाहरण। देखो, ये संयोग है कि ब्रिटेन फ्रांस एक खेमे में आ गया, रसिया भी एक खेमे में आ गया। अब आप देखिए ना, पूरे बाल्कन क्षेत्र में रसिया को ब्रिटेन खदेड़ने में लगा हुआ है, भगाने में लगा हुआ है। बट वर्ल्ड वार हुआ तो दोनों एक खेमे में है। इसलिए हमने कहा परिस्थितियां विस्फोटक है, कौन किस खेमे में बैठेगा ये परिस्थिति तय करता है। जैसे आज दुनिया में देखेंगे, परिस्थितियां आज भी विस्फोटक है। एक तरफ आपको साफ साफ दिखेगा ये एक बनता हुआ गुट है, जैसे रसिया है, चाइना है, ईरान है, पाकिस्तान है। ठीक है, चाइना के कारण पाकिस्तान मतलब, बट पाकिस्तान का कहना मुश्किल है क्योंकि अमेरिका का गोद लिया हुआ पुत्र रहा है, वो एडॉप्टेड सन रहा है। ठीक है ना। अब जैसे आप, हमने थोड़ा बहुत कहा कि भाई हम अलग होंगे, हम अपने पेरेंट्स से, तो अलग होने के बाद तुरंत उसने क्या हुआ, एक नया गॉड फादर पकड़ लिया अमेरिका को। ठीक है, तो कहना मुश्किल है उसके बारे में कि वो किस करवट जाएगा। तो आपको लगेगा एक तरफ का गुट क्लियर आपको दिखेगा, लेकिन ईश्वर ने करे कभी वैसी खतरनाक युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो, बट आप देखोगे ये फाइनल नहीं है। परिस्थितियों के हिसाब से हर राष्ट्र करवट अपना, किधर बार्गेन ज्यादा होगा, किधर मजबूत स्थिति होगी, ये होता है सिचुएशन। ये नहीं होता कि आज फाइनल हो गया तो यही होने वाला है। ब्रिटेन फ्रांस की नहीं बनती थी, इतने सारे उदाहरण हैं आपके पास। ब्रिटेन रसिया की नहीं बनती थी, इसके भी उदाहरण है। तो तीनों एक गुट में है। अमेरिका को कोई मतलब नहीं था, फिर भी वो उस गुट में शामिल था। बिस्मार्क ने इटली को अपने गुट में शामिल कर लिया था सैन्य संधि के द्वारा, बट इटली ब्रिटेन वाले खेमे में आ गया। याद है बिस्मार्क ने जो संधि की थी, सैन्य संधि, विदेश नीति, जब मैंने बताया था आपको, ऑस्ट्रिया और इटली को अपने खेमे में शामिल कर लिया था ना। इटली फिर इधर आ गया एक दूसरे समझौते के द्वारा। पॉइंट ये है, जब हम बात करते हैं यहाँ पे, जो नोटिसेबल पॉइंट है कि हर राष्ट्र अपने इंटरेस्ट को देखता है। आपको ये ध्यान में रखना है। अंतिम रूप से जैसे हम आप दोस्ती निभाते हैं, मान लो रिश्ते हैं, दोस्ती है, ठीक है, नहीं हम रिश्ता निभाएंगे किसी भी स्थिति में, राष्ट्रों के स्तर पे ऐसा नहीं होता है, बहुत कम। जैसे भारत और रूस के संबंध इसका एक उदाहरण है, जहां हम किसी भी स्थिति में रिश्ता निभाने को तैयार, हम पे भी बहुत दबाव पड़ता है, बट इस क्राइसिस में भी रसिया का साथ नहीं छोड़ते हैं। और वो दौर हम लोग पढ़ेंगे ही इतिहास में, जब अति दबाव होता था हमारे ऊपर, और हर दबाव दबाव पड़ता था और रसिया पहले ही खड़ा होता था, हाँ बताओ क्या बताना भारत को, तुम्हें मैं हूं ना। ठीक है, एक बार जब खुर्शियोव भारत की यात्रा पे आए थे, 1955 के आसपास की बात होगी, किताब में एक प्रकरण पढ़ रहा था मैं। स्टालिन के बाद जो अगले प्रमुख थे रूस के, यूएसएसआर के,
और अफगानिस्तान से लगा हुआ आपका तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान वगैरह है ना, सब यूएसएसआर के नियंत्रण में था। जब यहाँ आए थे और पहली बार कश्मीर के मुद्दे पर वीटो किया था उन्होंने, मतलब यूएनओ में, और तब कहा था कि घबराने की जरूरत नहीं है, आपको तो बस एक तेज आवाज देने की जरूरत है, आपसे कुछ मील की दूरी पे मैं बैठा हुआ हूं। बस पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उसके बाद तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। 55 का वो वक्त था और 1991 तक बिना किसी समस्या के, बिना किसी इफवट के ये संबंध प्रगाढ़ होते चले गए। यहां तक कि यूएसएसआर भी मार्क्सवादी था, चीन भी मार्क्सवादी था। जब भारत चीन के बीच में युद्ध हुआ तब यूएसएसआर ने न्यूट्रल स्टैंड अपनाया और कुछ ही महीनों के बाद चीन की उसने आलोचना, चीन गलत है। ठीक है, तो एक दौर होता है, अभी हर तरह से रूस को अलग थलग करने की कोशिश रहती है अमेरिका ब्रिटेन की। ठीक है, उसमें हम अपना एक स्टैंड रखते हैं कि नहीं, रूस के साथ हमारे संबंध। तो कुछ एक ऐसी दोस्ती है जिसको कहते हैं ना कि ऑल वेदर फ्रेंड, हर मौसम के। आईआर वगैरह में आप ये सब शब्द अखबारों में सुनेंगे आप। वैसे चाइना पाकिस्तान के लिए शब्द यूज किया जाता है। ठीक है, हर मौसम के साथ ही हैं वो, चाहे मौसम कोई भी हो, चाइना पाकिस्तान का साथ देता है। ठीक है, ये भी एक सच्चाई है एक समय के बाद, चूंकि पाकिस्तान से उसका इंटरेस्ट फुलफिल होता है। भारत रूस का अब इंटरेस्ट फुलफिल नहीं हो रहा है बहुत। ये गुटबंदी और ये युद्ध हमारे पक्ष में नहीं, क्योंकि हम उभरता मजबूत होते हुए राष्ट्र हैं। हमारे हक में है कि युद्ध ना हो किसी भी स्थिति में। ठीक है, तो जो मैं समझ पाता हूँ चीज़ों को, एकदम कहीं से भी हमारे हक में नहीं। अमेरिका के हक में है कि युद्ध हो, जहाँ जितना हो उतना फायदा है उसके लिए। ठीक है, तो रिलेशनशिप्स का अपना रोल होता है ना। तो इसलिए जब आपको मैं समझा रहा था, देखो फ्रांस और ब्रिटेन में सूडान को लेकर तनाव है, इनमें तनाव है, तो ये संयोग होता है कि कौन किस गुट में जाएगा। ये बात रखिएगा दिमाग में, क्योंकि प्रश्न जब आते हैं ना, तो ऐसे जानकारी की तो जरूरत हमें रहती ही रहती है। प्लस ये अंडरस्टैंडिंग बहुत हेल्प करता है। ये सब आज के सिनारियों में भी लागू होता है। जो हमने 5-6 कारण आपको लिखाए थे, उसमें पहला 3 कारण ही प्रमुख है, 3 में ही 13 कारण है। 13 कहने का मतलब बहुत सारे कारण हैं। जैसे जिन जिन मुद्दों पे टकराव था, सबको हम एक एक कारण बना दे तो 7-8 कारण हो जाएंगे पहले कारण में। कभी कभी आप देखोगे ना, प्रथम विश्व युद्ध के कारणों की गिनती बहुत लंबी हो जाती है, सूची जो है, लिस्ट है उसकी। थीम क्या था पहले कारण का? उपनिवेशवाद। क्यों? औद्योगिक क्रांति के कारण। क्यों? पूंजीवाद। पूंजीवाद या औद्योगिक क्रांति या उपनिवेशवाद किस सीमा तक प्रथम विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी? तीनों शब्द मैंने उसमें इस्तेमाल कर लिया था। इसी तीनों थीम पे कोई ना कोई सवाल ऐसे करके फ्रेम किए जा सकते हैं। दूसरा कारण क्या था जब हम बात कर रहे थे आपसे, हम प्रतिष्ठा का प्रश्न या उग्र राष्ट्रवाद, आक्रामक राष्ट्रवाद। ठीक है, या शक्ति संतुलन भी हम दूसरी और तीसरी को कह सकते हैं। देखो, शक्ति संतुलन शब्द आज की राजनीति में खूब पॉपुलर है, लोकप्रिय है। तब भी था, आपको याद होगा नेपोलियन के बाद जब वियना सम्मेलन था, तब भी हमने शक्ति संतुलन वर्ड का यूज किया था। बैलेंस बना रहना चाहिए, शक्ति संतुलन। ठीक, तो जो बड़े बड़े राष्ट्र होते हैं, शक्तिशाली राष्ट्र, ठीक है, वो एक आकलन होता है इसमें कि इसके कोई नियम नहीं है कागज पे, एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि नहीं हमें बैलेंस रखना है। जो शक्तिशाली होता है फिर अव्यवस्था क्षेत्रीय स्तर पे, महादेश के स्तर पे या वैश्विक स्तर पे, ये संतुलन 3 तरह से दिखेंगे आपको। जैसे मान लो हम दक्षिण एशिया की बात करें, भारत को दक्षिण एशिया में उलझाए रखने के लिए चीन पाकिस्तान तरह तरह के दांवपेच अपनाते रहते। पश्चिम एशिया की बात करें तो ईरान और सऊदी अरब के बीच एक शक्ति संतुलन की बात होती। पूर्वी एशिया की बात करें हम लोग, तो अब जापान, भारत और कुछ देशों को लेकर के चाइना को रोकने की एक बात होती। एशिया के लेवल पे देखोगे इस तरह की 3 बातें हो गई। इजराइल जो है रजनीकांत है अपने क्षेत्र का, इजराइल जो है रजनीकांत है। ठीक है, मध्य पूर्व का रजनीकांत है वो, है ना, या अल्लू अर्जुन है, जो भी कह लो उसको। ठीक है ना, हाँ वही है पुष्पा। ठीक है ना, इजराइल की वो स्थिति है। तो अब पूरे एशिया के लेवल पे देखोगे, अब बात होती है एशिया के लेवल पे इकोनॉमी, इमर्जिंग इकोनॉमी की बात होती है, और स्टैब्लिश्ड इकोनॉमी तो चाइना और इंडिया की ही बात होती है।
जापान तो इस रेस से आगे निकल चुका है, उसका भौगोलिक स्थिति भी वैसा नहीं है। तो एशिया के लेवल पे शक्ति संतुलन, यूरोप के लेवल पे तो फिर ऑब्वियस है रसा को पश्चिम मिल के चेक करता है, बैलेंस करता है पूरा। फिर उसमें क्षेत्रीय लेवल पे बात हुई तो आज भी और ब्रिटेन फ्रांस में नानुकर होता रहता है, नहीं तुम ये वो। आज भी दोनों एक दूसरे को, थोड़ा बहुत फ्रांस और जर्मनी में भी बात फंसी रहती है। तो हिस्टोरिकल रीजन है इसका, ये बहुत माइन्यूटली देखोगे आप, लेकिन एक बड़े लेवल पे बात, ग्लोबल लेवल पे बात होती है तो अमेरिका यूरोप में रसा को चेक करने पे लगा हुआ है। तो अमेरिका देखता है यूरोपियन यूनियन अपने आप में एक नया पावर ना बन जाए, उसको भी ठीक ठीक कंट्रोल कर रखा है यूएस ने। एशिया के लेवल, प्रशांत सागर में देखोगे तो चाइना को हर हालत में रोकने पे वो भारत को भी थ्रेट नहीं मानता है। और चाइना जैसी स्थिति हमारी भी इकोनॉमी जब होगी तो हमें भी वो थ्रेट के रूप में ही लेगा। ये तथ्य है, हर जानकार जानते हैं। बस इसको कहते हैं ना एक तरह से यथार्थवादी, कि जब जो परिस्थितियां हो उसके हिसाब से संबंध रखिए। ठीक। दक्षिण अमेरिका में उधर आज भी अमेरिका इतना पावरफुल है कि कोई उसको थ्रेट नहीं दे पाएगा। तो ना, बड़ी शक्तियों के बीच संतुलन की बात होती है। संतुलन का आधार क्या होता है? सैनिक क्षमता और आर्थिक क्षमता। ठीक। तराजू में भाई किसके पास सेना, सेना में जैसे थल सेना, नौसेना, वायुसेना या तरह तरह के जो हथियार होते हैं, इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल हो गया आपका, है ना, बैलिस्टिक मिसाइल हो गया आपका, या जो भी उस तरह के और जो रोबोटिक्स वॉर में आ रहे हैं, ड्रोन आ रहा है, मतलब किसके पास क्या कैपेसिटी के हैं। हथियारों की क्षमता, सैनिकों की क्षमता देखी जाती है, आर्थिक क्षमता देखी जाती है। ये दो बड़ा आधार होता है संतुलन का, किसके पास कितना है। प्लस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जितनी भी संस्थाएं हैं, जैसे मान लो यूएन है, सपोज दैट, मान लो अभी देखोगे आपकी न्यूक्लियर एक तरह से, मतलब जो बॉम्ब वगैरह का जो है एक्सपेंशन ना हो, उसके लिए एक अलग से अथॉरिटी सिस्टम, कानून काम कर रहा है। पर्यावरण के लिए एक अलग, जितने इस तरह की चीजें हैं, वहां पे कैसे बैलेंस बना हुआ है बड़ी शक्ति। ठीक। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में, सैन्य क्षमता में और आर्थिक, प्लस दिखने के लिए कौन राष्ट्र किसके साथ है। मैं आपको मैथ की तरीके से बता रहा हूँ कि शक्ति संतुलन क्या होता है, गणितीय भाषा। ये शब्द बार बार आएंगे, इसके आधार पर ही, ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग की बात होती है। अखबारों में खूब इसका प्रयोग होगा। इस बार अभी सवाल आया था शक्ति संतुलन को लेकर के, तो पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 जो कारण है, ये बेसिकली शक्ति संतुलन पे बेस कारण है। दो और तीन, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए कहाँ तक उत्तर देता, लिखना यही 2 और 3 था। थोड़ी एक समझ होनी चाहिए कि कहते किसको है। समझने में क्या फायदा होता है, लिखने में कॉन्फिडेंस आ जाता है। आप लिख रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा, बहुत लग रहा है सही दिशा में लिख रहे हैं, तो आपको पता है कि मैं बिल्कुल ठीक लिख रहा हूँ, आपकी राइटिंग, शब्दों का चयन बदल जाता है, लिखावट, स्पीड, ठीक है, सब देखेंगे आप, उसमें कॉन्फिडेंस दिखने लगता है। ठीक है, इसलिए पे हमेशा हम लोग बल देते हैं, प्रश्न को समझना है और सही दिशा में लिखने की आदत हमेशा डालनी है, सब कुछ आपके हिसाब से हो। दूसरे कारण का एक्सप्लेन करते हैं, उसी का बैकग्राउंड थोड़ा समझा रहा था मैं। ठीक है, आप दूसरे कारण को लिखें आप सभी लोग, कि देखिए, बड़ी शक्तियों के बीच, लिखना शुरू करिए दूसरे कारण। बड़ी शक्ति मतलब दूसरा कारण है प्रतिष्ठा का प्रश्न, या राष्ट्रवाद का प्रश्न, या शक्ति संतुलन का प्रश्न, है ना। बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिष्ठा, बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा या सम्मान का प्रश्न, सम्मान का प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमेशा से एक, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमेशा से एक महत्वपूर्ण प्रश्न रहा है। अगला पॉइंट लिखें,
19वीं सदी के उत्तरार्ध 19वीं सदी के उत्तरार्ध तथा प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व भी यह प्रश्न प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व भी यह प्रश्न एक ज्वलंत प्रश्न था। प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व भी यह एक ज्वलंत प्रश्न था, है ना, धधकता हुआ ज्वाला की तरह, मतलब इंपॉर्टेंट। अब उदाहरण देखेंगे कि कैसे ज्वलंत प्रश्न था। अगला पॉइंट लिखें आप। ठीक है, जर्मन एकीकरण के साथ जर्मन एकीकरण के साथ बिस्मार्क ने फ्रांस को अपमानित किया था। जर्मन एकीकरण के साथ बिस्मार्क ने फ्रांस को अपमानित किया था। एकीकरण के साथ बिस्मार्क ने फ्रांस को अपमानित किया था, ह्यूमिलेट किया था, है ना। देखिए, जैसे जैसे अल्सास लॉरेन नामक फ्रांसीसी क्षेत्र पर जर्मनी ने नियंत्रण स्थापित किया। ठीक, देखिए, फ्रांस प्रतीक स्थिति में इसी में लिखेंगे इस प्रतिशोध का प्रत्युत्तर देना चाहता था। ठीक है, अब आप पहले भी पढ़ चुके हैं। देखो, अब 1871 से लेकर 1914 के बीच में ये फ्रांस और जर्मनी के बीच तनाव का अस्थायी कारण है, परमानेंट कारण। प्लस क्यों कारण है? अब तक यूरोप में फ्रांस एक बड़ी भूमिका अदा कर रहा था, फ्रांस को रिप्लेस करके अब जर्मनी एक बड़ी भूमिका। ठीक, तो शक्ति संतुलन बिगड़ा, बैलेंस बिगड़ गया, एक नया पावर आ गया उसको, है ना। ये परमानेंट रीजन है दोनों के बीच में तनाव का। हाँ, ये द्विपक्षीय युद्ध भी हो सकता था, ऐसा नहीं कि विश्व युद्ध ही होता। ठीक है, ये द्विपक्षीय युद्ध भी हो सकता था। इसी में लिखें कि फ्रांस की पराजय के पश्चात यूरोपीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जर्मनी का महत्व बढ़ा। ठीक, अब आप याद करिए, बर्लिन कांग्रेस, बर्लिन सम्मेलन, ये हर एक घटना तकलीफ किसको दे रही है? फ्रांस को। हर एक घटना के साथ उसकी तकलीफ। कहते हैं ये एक तरह से ऐसा घाव था जो लगातार रिश्ता रहा। यूपीएससी में ऑप्शनल में एक बार सवाल पूछा था कि जो लड़ाई हुआ था इसको सेना का युद्ध कहते हैं, और जो संधि हुई थी उसको फ्रैंकफर्ट की संधि कहते हैं। उस समय जब हुआ था, हमने मेंशन आपको नहीं करा कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी जी इसमें, है ना। तो एक बार सवाल पूछा था कि भाई ये एक ऐसा फोड़ा था, यूरोप की छाती पर एक ऐसा फोड़ा था जो निरंतर रिश्ता रहा, नासूर बना रहा, मतलब ये कुछ न कुछ। तो या तो जर्मनी माफी मांगे, और नहीं तो फिर इसका हिसाब फिर युद्ध स्थल पे ही। एक बड़ा उदाहरण हो गया आपका ये। अगला पॉइंट लिखें आप। देखें, ऐसे ही दक्षिण पूर्वी यूरोप में
दक्षिण पूर्वी यूरोप में रूस एवं तुर्की तुर्की रूस एवं तुर्की, रोमा, रूस एवं ऑस्ट्रिया तथा रूस एवं ब्रिटेन के बीच टकराव की स्थिति बनी रहती थी और ब्रिटिश दबाव के कारण रूस को कई अवसरों पर अपमानित होना पड़ा। ब्रिटिश दबाव के कारण रूस को कई अवसरों पर अपमानित होना पड़ा। कई अवसरों पर अपमानित होना पड़ा। ठीक। और रूस के कारण तुर्की को, ठीक है, रूस के कारण तुर्की को, ये बात ध्यान है सभी को ना, पूरा बाल्कन वाली कहानी। रूस बढ़त बनाता था, ब्रिटेन उसको पीछे की तरफ, फिर रूस आगे बढ़ता था, ब्रिटेन बस, फिर आगे बढ़ा, फिर ब्रिटेन। 1908 में बोस्निया संकट हुआ। रूस ने कहा ये तो एकदम बर्लिन कांग्रेस का अपमान है, सम्मेलन होना चाहिए इस मुद्दे पे। बट रूस की बात किसी ने, रूस को अब लग गया कि आने वाले समय में यही रफ्तार रहा तो हमारी गिनती अब क्षेत्रीय शक्ति के रूप में भी नहीं होगी, कुछ करना होगा। और वहीं पे बात कंट्रोवर्सी, मतलब जैसे हमने कहा ना, प्रतिष्ठा का प्रश्न, ऐसे ही बार बार रूस तुर्की को अपमानित कर रहा था, तुर्की भी झेल रहा था। जैसे ब्रिटेन रूस को कर रहा था, वैसे तुर्की, आपको याद होगा, तुर्की भी अपमान झेल रहा था, नुकसान उठा रहा था। जब तुर्की में राष्ट्रवाद की लहर उठी, वहां पे चीजें बदलनी शुरू हो गई, तो वहां के लोगों ने भी मतलब बोला कि नहीं, ये हमें अपमानित, हिसाब सेटल होगा। ये सब द्विपक्षीय युद्ध तो हो ही रहे हैं ना, द्विपक्षीय युद्ध में बात निपट जाती। अभी क्या हुआ, ऐसे तनाव जमा होते होते इतने सारे राष्ट्रों के तनाव थे कि फैसला हो ही जाए, ये वाली सिचुएशन हो गया, तो वर्ल्ड वार ऐसे करके कन्वर्ट हो गया। और नहीं, ये समस्या तो 100 सवा 100 साल से थी, बट ये 1914 के पहले भी मौजूद है। ठीक। एक दूसरे का अपमान वाली बात इसमें आ रही है। अगला पॉइंट लिखें, कि साम्राज्य विस्तार या उपनिवेशों की स्थापना, उपनिवेशों की स्थापना उपनिवेशों की स्थापना जर्मनी, इटली इत्यादि राष्ट्रों के लिए केवल आर्थिक ही नहीं, बल्कि सम्मान का प्रश्न बन चुका था, सम्मान का प्रश्न बन चुका था। सम्मान का प्रश्न बन चुका था। ठीक है, मतलब बाजार तो है ही, बट एक सम्मान का प्रश्न बन चुका था। ठीक है, और इन राष्ट्रों के द्वारा ब्रिटेन एवं फ्रांस के वर्चस्व को चुनौती दी जा रही थी। इन राष्ट्रों के द्वारा ब्रिटेन एवं फ्रांस के वर्चस्व को चुनौती दी जा रही थी। ठीक।
इसी में लिखें आप, जर्मनी एवं ब्रिटिश नौसेना के बीच प्रतिस्पर्धा प्रतिस्पर्धा उस समय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के चर्चित मुद्दों में एक था। उस समय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के चर्चित मुद्दों में एक था। ठीक है, जैसे कहते हैं ना किसी मुद्दे पे टॉक ऑफ द टाउन है, वैसे ही ये मुद्दा टॉक ऑफ द इंटरनेशनल एरिना और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स था उस समय। ब्रिटेन समझाने की कोशिश कर रहा है कि एक सीमा से ज्यादा तुम नौसैनिक क्षमता का विस्तार, जर्मनी घोषणा करता था हमने आज इतनी पनडुब्बी बना ली इस महीने में, इस साल में। ब्रिटेन अगली बार कहता था दुगनी हमने बना ली है। तो एक प्रतिस्पर्धा चल रही है। अब बाजार कच्चा माल चाहिए इन सब राष्ट्रों को भी, बट वर्चस्व किसका है? ब्रिटेन और फ्रांस का। आप जगह बनाओगे तो उनको चुनौती दोगे आप, वो अपने वर्चस्व को कैसे कमजोर होने देंगे उपनिवेशों में? यहाँ पे भी बात शक्ति संतुलन वाली आ जाती है, वर्चस्व की बात। इसलिए प्रतिस्पर्धा में सम्मान की बात भी कहीं ना कहीं जुड़ जाती है। ठीक, तो ये जो दूसरा एग्जाम्पल हम देख रहे हैं हम लोग, प्रतिष्ठा का प्रश्न, सम्मान का प्रश्न, शक्ति संतुलन का प्रश्न, इसी में लिखे। हालांकि इन मुद्दों को लेकर, एक और पॉइंट लिख लें इसी में, हालांकि इन मुद्दों को लेकर, इसी में लिखना है, हालांकि इन मुद्दों को लेकर, हालांकि इन मुद्दों को लेकर युद्ध की शुरुआत नहीं हुई, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को तनावपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को तनावपूर्ण एवं जटिल बनाने में, तनावपूर्ण एवं जटिल बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तनावपूर्ण एवं जटिल बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को तनावपूर्ण एवं जटिल बनाने में महत्वपूर्ण। दूसरा कारण हो गया। तीसरा लिखें आप, गुटबंदी। गुटबंदी, ये बेसिकली गुटबंदी ब्रैकेट में लिख लें आप, राष्ट्रों का गठबंधन, राष्ट्रों का गठबंधन है ना। ये क्या करता है कि साइकोलॉजिकल काम करता है। जैसे सबको पता है कि इसराइल की समस्या होगी तो अमेरिका इसराइल को सपोर्ट करे, दोनों में कोई संधि नहीं है, बट एक दिखता है चीन और रूस में किसी एक को होगी तो दूसरे उसकी मदद के लिए आगे बढ़ सकता है, ये दिखता है। ठीक है, ये पॉइंट हमें दिखाई पड़ता है। तो ऐसे करके ना युद्ध से पहले गठबंधन बन गया था। हमने कहा गठबंधन भी अस्थाई नहीं थे, लेकिन संबंधों को तनावपूर्ण बनाने में इसकी भी बड़ी भूमिका थी। इसका भी सूत्रधार जो था वो बिस्मार्क ही था। यूरोपीय राजनीति को विषाक्त करने में ब्रिटेन और बिस्मार्क दोनों की भूमिका थी। ब्रिटेन रूस को रोकने के क्रम में बार बार, और बिस्मार्क ने फ्रांस को अपमानित करके। ठीक है, इस पॉइंट को। जर्मन एकीकरण के पश्चात, जर्मन एकीकरण के पश्चात एकीकरण के पश्चात जर्मनी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, जर्मनी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए
जर्मनी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया एवं इटली के साथ बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया एवं इटली के साथ सैन्य समझौता किया। सैन्य समझौता किया, ठीक है। इसे ट्रिपल अलायंस कहा जाता है। ट्रिपल अलायंस पहले भी मैं लिखा चुका हूं आपको ये। इसे ट्रिपल अलायंस कहा जाता है, ठीक है। ट्रिपल अलायंस कहा जाता है। अगला पॉइंट लिखें। बिस्मार्क के चांसलर पद से हटने के बाद, बिस्मार्क के चांसलर पद से हटने के पश्चात, चांसलर पद से हटने के पश्चात 1890 के दशक में इन समझौतों की जानकारी यूरोपीय देशों को हुई। यूरोपीय देशों को हुई तब एक भय एवं अविश्वास, का वातावरण, भय एवं अविश्वास का वातावरण निर्मित होने लगा। भय एवं अविश्वास का वातावरण बनने लगा। तब ये सोचने लगे कि चलो अभी तो ये पता चला है, फिर रूस की किससे संधि है, फ्रांस की किससे संधि है, कुछ भी नहीं पता ब्रिटेन की संधि है या नहीं, क्योंकि ये सब गुप्त संधि थी, सीक्रेट ट्रीटी थी। ये सारी क्या थे? सीक्रेटली, ठीक है ना, एग्रीमेंट किए गए थे। इसका कोई ओपन नहीं था। बिस्मार्क के हटने के बाद ये सब बातें लीक किया, बिस्मार्क ने ही लीक कर दिया होगा। बिस्मार्क को चांसलर पद से हटाया तो उसने लीक कर दिया होगा कि लो संभालो तुम अब जर्मनी को। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बिस्मार्क जैसे आदमी के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है, ठीक है। जब उसको हटा दिया गया तो उसने लीक कर दिया होगा इंफॉर्मेशन। अब तुम्हें पता चलेगा कि देश चलाना कितना मुश्किल होता है। समस्याएं शुरू हो गई इस बात को लेकर। घोषित था कि ये एक गठबंधन है, जर्मन और ऑस्ट्रिया के नजदीकी संबंध है, इसमें कोई विवाद वाली बात थी ही नहीं। इटली का भी हित जर्मनी से पूरा हुआ था, तो इस बात की भी पूरी संभावना थी कि जर्मनी और इटली भी एक खेमे में रहेगा। इटली के एकीकरण में रोम पे और वेनेसिया वाले जो कब्जा किया था इटली ने, वहां जर्मनी का बहुत बड़ा रोल था बिस्मार्क का। लोग मान के चल रहे थे यह एक स्वाभाविक गठबंधन है, नेचुरल अलाई है, और इससे शक्ति जो है जर्मन गुट की काफी मजबूत है। आसान नहीं था फ्रांस को इसको तोड़ना। अच्छा, इसको लेकर के समस्या ब्रिटेन को ज्यादा नहीं है, इसको लेकर समस्या किसको है? फ्रांस को बहुत ज्यादा है। और जब तक रूस को पता नहीं चल पा रहा है कि बिस्मार्क ने उसको भी ठगा है, जब पता चलने के बाद उसको भी इसमें तकलीफ, अब उसको भी आइडिया लग गया रूस को भी कि भाई इसने तो संधि में ये प्रावधान कर रखा था कि हम दोनों पे रसिया किसी पे हमला करेगा तो दोनों मिल करके उसका प्रतिरोध, और रूस से अलग दोस्ती का स्वांग करता था वो, ठीक। अब उसको भी जानकारी मिल गई इस बात की, है ना। तो अब एक छटपटाहट है कि इस संतुलन को, क्योंकि जर्मन ऑस्ट्रिया गठबंधन से रूस कमजोर पड़ सकता है बाल्कन क्षेत्र में, और इस गठबंधन से फ्रांस फिर कैसे अपमान का बदला लेगा। समझ में आ रही है बात ना? जैसे ये गठबंधन है तो फ्रांस कैसे अपने अपमान को धोएगा, प्रतिशोध का तो है ना गोल के हमको अपमान के उतारना है, जो अपमान का बोझ है हमारे ऊपर। रसिया कल एग्रेसिव होगा और ये गठबंधन रहा तो रसिया को भी रिस्क है इसमें, ठीक। तो दोनों ठगा हुआ महसूस, एक तो अपमानित था, दूसरा ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले ये दोनों करीब आएंगे 1894 में।
सैन्य गठबंधन नहीं करेंगे ये, लेकिन व्यापारिक और तमाम मुद्दों पे एक दूसरे को सपोर्ट करना प्रारंभ। ठीक। अब जब ये दोनों करीब आएंगे, दोस्ती बढ़ेगी, तो ब्रिटेन को बोलेगा अब तो पूरा बैलेंस ही बिगड़ जाएगा। वहां तक ठीक था, लेकिन अब ब्रिटेन चिंता में आ गया कि तो पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा, हम भी अलग थलग हैं एकदम, कल ऐसा ना कि सब हम पे ही भारी पड़ जाए। तो ब्रिटेन भी हाथ पैर मारेगा। फिर ब्रिटेन और फ्रांस में एक दोस्ती होगी 1904 में। फिर ब्रिटेन और रूस में भी एक दोस्ती हो जाएगी 1907 में। ठीक। फ्रांस को ब्रिटेन भी पसंद नहीं करता था, दोस्ती हो गई 4 में। 5 में मोरक्को संकट हुआ, ब्रिटेन बोला मैं हूं तुम्हारे साथ। 11 में मोरक्को संकट हुआ, ब्रिटेन ने बोला फ्रांस को फिर मैं हूं तुम्हारे साथ, डरना मत। ठीक। जर्मनी को लगा अच्छा इन लोगों ने भी गुट बना लिया, और गुट बना के हमें ये आगे बढ़ने से फैसला होकर रहेगा। कहता नहीं था ये, तो मैं आपको अपने तरीके से समझाता रहता हूं। ठीक है, तो सिचुएशन को बता रहा हूं कि कैसे दूसरा गुट बना। बट जो दूसरा गुट बना, इसको ट्रिपल एंतात कहा गया है। दूसरे गुट में कहीं भी सैनिक गठजोड़ की बात नहीं थी। अलायंस का मतलब मिलिट्री के लेवल पे सहयोग। ठीक है, दूसरे गुट में कहीं भी, बट एक तो गुट बना भी है, आर्थिक संबंध भी प्रगाढ़ हो रहे हैं, और समय समय पे ये एक होकर के कुछ ना कुछ मुद्दों पे मैसेज दे रहे हैं। जर्मनी को लग रहा है कि नहीं, इसमें तो फिर हम घिर जाएंगे, हम इस गुट से हम। तो एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए हर राष्ट्र और हर गुट बड़े पैमाने पर हथियारों का निर्माण, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। ठीक है, तो इसलिए सैन्यवाद जो वर्ड यूज किया जाता है, शस्त्रीकरण या सैन्यवाद, हर देश अच्छा खासा अपना जीडीपी का एक हिस्सा हथियारों के निर्माण पर खर्च कर रहा था, प्रतिष्ठा के लिए, उपनिवेश के लिए, शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए, गुटों से अपनी रक्षा के लिए। हथियार जब बहुत सारे होंगे तो कभी ना कभी चलाने की इच्छा भी होगी। ठीक। हथियार जब होंगे तो चलाने की इच्छा, बहुत खतरा होता है इसमें। जो गुस्से वाले लोगों को हथियार लाइसेंस नहीं रखना चाहिए ना, आप लोग को तो सरकारी मिलेगा। ठीक है, और सरकारी थोड़ा बहुत नहीं, जितना चाहेंगे उतना मिलेगा आपको। तो एक बार सेवा में आ जाएंगे तो आप जब चाहेंगे 10 20 50 सुरक्षाकर्मी आपके इर्द गिर्द। ठीक है, तो वो अलग बात है ना। भलाए वो तुम क्या हथियार, बोलना नहीं सब बात, डरेंगे सब। लिखो अगला पॉइंट। तुम्हें कैसे पता? लिखो। लिखें कि 1890 के दशक में, 1890 के दशक में जर्मन गुट के विरुद्ध, जर्मन गुट के विरुद्ध प्रति संतुलन के लिए, प्रति संतुलन के लिए प्रयास प्रारंभ हुए। संतुलन के लिए प्रयास प्रारंभ हुआ। ठीक। देखिए 1894 में, 1894 में रूस एवं फ्रांस के बीच, 94 में रूस एवं फ्रांस के बीच आर्थिक व्यापारिक सहयोग को लेकर समझौता हुआ। आर्थिक व्यापारिक सहयोग को लेकर समझौता हुआ। ठीक। जर्मनी ने इसे अपने विरुद्ध माना। जर्मनी ने इसे अपने विरुद्ध माना। इसी में लिखेंगे 1904 में, 1904 में ब्रिटेन एवं फ्रांस के बीच
फ्रांस के बीच उपनिवेशों से संबंधित विवादों पर समझौता हुआ। उपनिवेशों से संबंधित कंट्रोवर्सी, विवादों पर समझौता हुआ। और 1907 में ब्रिटेन एवं रूस के बीच ब्रिटेन एवं रूस के बीच अफगानिस्तान, ईरान इत्यादि अफगानिस्तान, ईरान इत्यादि के मुद्दे को लेकर सहमति बनी। ठीक, सहमति बनी, है ना। ये लिखवा चुका हूं आपको मैं। रूस के साथ एक समझौता हुआ था कि अफगानिस्तान में ब्रिटेन का हित रहेगा और दक्षिणी ईरान की तरफ रूस किसी भी तरह से साम्राज्य का विस्तार, ईरान किसी के अधीन नहीं था, और ये आपस में बांट लिया करते थे, ये तुम्हारा ये मेरा, है ना। ईरान से नहीं पूछा जाता था तुम किसके हो, ईरान से नहीं पूछा जाता था कि तुम क्या चाहते हो, किसके साथ जाना। ऐसे करके समझौता हो गया। आपको एक जिक्र होगा, हमने शायद कल वाली क्लास में किया होगा, ब्रिटेन और जापान में भी एक संधि हो गई थी 1902 में, और 1905 में तभी युद्ध हुआ था उसके साथ। ब्रिटेन ने अपना गुट बनाना शुरू किया 1902 में जापान के साथ, 1904 में फ्रांस के साथ, और 1907 में रसिया के साथ। देखो प्रैक्टिकल कितने होते हैं, इतना तनाव के बाद भी, ठीक है, रूस को भी लग रहा है कि भाई जर्मनी ने तो खेला कर रखा है, कम से कम ब्रिटेन साथ हो रहा तो हो ले लेते हैं इसको। यूरोप में प्रतिष्ठा की बात भी तो है उसकी अपनी। एक दूसरा गुट भी तैयार हो गया है, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जापान का एक गुट तैयार है। इसी में लिखें आप, इसी के साथ एक प्रति गुट का भी निर्माण हुआ, काउंटर गुट। एक प्रति गुट का भी निर्माण हुआ। इसके लिए एक शब्द यूज किया गया है, ट्रिपल एंतात, सौहार्द के लिए, मतलब ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, एक प्रति गुट का भी निर्माण हुआ। इसी में लिखेंगे आप, हालांकि यह गुट सैन्य समझौतों से नहीं बंधा हुआ था। हालांकि यह गुट सैन्य समझौतों से नहीं बंधा हुआ था, लेकिन जर्मनी इसे अपने विरुद्ध मान रहा था। जर्मनी इसे अपने विरुद्ध मान रहा था। अगला पॉइंट लिखें, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तनाव को बढ़ाने में इस गुटबंदी की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तनाव को बढ़ाने में इस गुटबंदी की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तनाव को बढ़ाने में इस गुटबंदी की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेकिन युद्ध की शुरुआत गुटबंदी को लेकर नहीं हुई, या गुटबंदी के मुद्दे पर नहीं हुई। युद्ध की शुरुआत गुटबंदी के मुद्दे पर नहीं हुई। ठीक है, अभी आप देखोगे तीनों जो बड़े कारण हैं उसमें बहुत सारे कारण हैं, इसमें से किसी एक मुद्दे को लेकर के युद्ध की शुरुआत, बट सभी राष्ट्र इन्वॉल्व है ना वर्ल्ड वार में, तो कैसे इन्वॉल्व हुए ये सब कारण आपको यहीं मिल जाएगा।
ठीक है, अब अगला लिखें आप, लिखें शस्त्रीकरण या सैन्यवाद। हाँ, शस्त्रीकरण या सैन्यवाद। देखिए, यूरोप में 1870 से 1914 के काल को 1870 से 1914 के काल को सशस्त्र शांति का काल भी कहते हैं। सशस्त्र शांति का काल भी कहते हैं। 1870 से 1914 के काल को सशस्त्र शांति का काल भी कहते हैं। ठीक है, लिखें आप, उपनिवेशों का प्रश्न हो, इसी में लिखें आप, उपनिवेशों का प्रश्न हो, उपनिवेशों का प्रश्न हो या प्रतिष्ठा का प्रश्न, उपनिवेशों का प्रश्न हो या प्रतिष्ठा का प्रश्न या गुटबंदी या गुटबंदी। लिखें, इन सभी स्थितियों में हथियारों की आवश्यकता थी। हथियारों की आवश्यकता थी। लिखें, ब्रिटेन, फ्रांस इत्यादि राष्ट्र ब्रिटेन, फ्रांस इत्यादि राष्ट्र उपनिवेशों की सुरक्षा, उपनिवेशों की सुरक्षा तथा प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए, प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए शस्त्रों के निर्माण पर बल दे रहे थे। शस्त्रों के निर्माण पर बल दे रहे थे। वहीं इटली, जर्मनी, जापान इत्यादि राष्ट्र इटली, जापान, जर्मनी इत्यादि राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सम्मानजनक स्थान पाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सम्मानजनक स्थान पाने के लिए ठीक, इसी में लिखें, इसलिए भी हथियारों का निर्माण इसलिए भी हथियारों के निर्माण पर बल दिया जा रहा था कि भविष्य में अपमानित न होना पड़े। भविष्य में अपमानित न होना पड़े। ठीक है, आप जैसे जर्मनी, रूस, जापान, इटली इत्यादि ठीक है, इत्यादि, है ना। नोट कर लिया आपने इस पॉइंट को भी। अब जैसे देखो, बोस्निया संकट 1908 में हुआ, रूस को क्यों अपमानित होना पड़ा? मोरक्को संकट पे, बोअर संकट में जर्मनी को अपमानित होना पड़ा। फ्रांस ऑलरेडी अपमानित था, तो सब दोबारा अपमानित न होना पड़े, इसका एक ही उपाय है कि हथियार हमारे पास
गुटों के अकॉर्डिंग भी और अपने लिए भी सब हथियार पे ध्यान दे रहे हैं। इसलिए इसको कहा गया है सशस्त्र, एरा ऑफ आर्म्ड पीस का इसको फेज कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। शस्त्रीकरण जबरदस्त हो रहा है और संतुलन बना हुआ किसी तरह से घट टल रही हैं चीजें। मतलब तो पहला फेज का जो उपनिवेशवाद था ना, उसमें युद्ध हो जाते थे प्राय, फैसला असंतोष नहीं रहता था, हिसाब सेटल हो जाता था उसमें। इस बार परिस्थितियां बनते बनते फिर युद्ध टल जाता था, क्योंकि युद्ध पहले की तुलना में ज्यादा विस्फोटक होता। क्यों? औद्योगिक क्रांति के बाद पहले की तुलना में ज्यादा खतरनाक हथियार अब राष्ट्रों के पास, तो राष्ट्र भी कहीं ना कहीं डर रहे थे। ठीक है, ये भी एक डर था लोगों के अंदर में, राष्ट्रों के जो प्रतिनिधि थे, युद्ध खतरनाक होगा, नुकसान ज्यादा हो सकता, डर तो रहे थे। तो चौथा कारण कुछ नहीं है बेसिकली, पहले तीन कारण को सपोर्ट करने के लिए चौथा कारण, इसके सपोर्ट में आंकड़े हो सकते हैं बहुत सारे। ठीक है, इसके सपोर्ट में डाटा बहुत सारा यूज कर सकते हैं। मतलब जैसे जो पनडुब्बी था आपका जर्मनी का, ब्रिटेन का, या हथियारों के निर्माण में कौन कितना खर्च कर रहा था। बट जैसा मैं बार बार कहता मॉडर्न इंडिया से कि आंकड़ों का फिर वो आपका चॉइस है, तो आप यहाँ यूज कर सकते हैं चाहे तो आंकड़े, आप कभी अध्ययन वगैरह करके गूगल वगैरह से आप चाहें तो आप डाटा का इस्तेमाल, याद रखने वाली बात है। कॉन्सेप्ट तो हमने लिखा ही दिया आपको। अखबार वाला जो पॉइंट है बहुत छोटा पॉइंट है, बट होता क्या है, जैसे मान लो जर्मनी मोरक्को में अपमानित हो रहा है, पीछे हटना पड़ा उसे, ठीक, या बोस्निया संकट में रूस को पीछे हटना पड़ा, तो वहां के अखबारों में ना बार बार ललकारा जाता था सरकार को। ठीक है, और जन भावनाएं बनाई जाती थी, भाई तुम्हें कब सम्मान मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, इस तरह की तमाम बातें। तो रूस में तो उतना नहीं था, बट ये सब बात जर्मनी में, फ्रांस में, ब्रिटेन में बहुत ज्यादा था। रूस में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, वो कभी भी अखबार का पर कर सकते थे। रूस में दूसरा क्राइसिस था, 1905 की एक क्रांति हुई थी जो हम पढ़ेंगे रूसी क्रांति में, है ना। रूस की अलग समस्या थी, मार्क्सवादियों का प्रभाव बढ़ रहा था। रूस युद्ध इसलिए भी करना चाहता था कि जनता का ध्यान हम परिवर्तन से हटा करके युद्ध की तरफ ले जाएं। ठीक, इसलिए भी ये मुद्दा, है ना। तो चौथा पॉइंट लिखे, मतलब पांचवा पॉइंट लिखें आप, अखबारों की भूमिका। अखबारों की भूमिका इसमें लिखें आप कि लिखें विभिन्न देशों के अखबारों के द्वारा विभिन्न देशों के अखबारों के द्वारा राष्ट्रीय मुद्दों को उभार कर राष्ट्रीय मुद्दों को उभार कर एक आक्रामक वातावरण निर्मित किया जा रहा था। एक आक्रामक वातावरण निर्मित किया जा रहा था। लेकिन जनमत को भी प्रभावित किया जा रहा था। जनमत को भी प्रभावित किया जा रहा था। जनमत, जनता के मत को, विचारों को, जनमत को भी प्रभावित किया जा रहा था। हालांकि हालांकि अखबारों को नियंत्रित किया जा सकता था। हालांकि अखबारों को नियंत्रित किया जा सकता था। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं था कि अखबार समस्या नहीं है, समस्या है अखबार उस पे जन भावनाओं को ललकार रहे हैं, अपने अपने राष्ट्र को, जनमत को युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं। ये सब हम जर्मनी में खास करके, है ना, इटली में ये सब बातें, और फ्रांस में प्रतिशोध की बात, ये इन देशों में ज्यादा हो रही है। ब्रिटेन में संयमित तरीके से हो रही है, रूस में अखबार बात ही नहीं कर सकते हैं राजा के अगेंस्ट में, राजा निपटा देगा उन्हें। ठीक है,
जर्मनी में, इटली में और फ्रांस में ज्यादा हो रही थी। बट हर सरकार कंट्रोल कर सकती थी, ये कारण नहीं है। थोड़ा सा कहते हैं ना, उत्प्रेरक का काम कर रहा है, थोड़ा भड़काने का काम कर रहा है ये। ठीक है, ये कारण नहीं है, कारण तो पहला तीन ही है। अंतिम कारण लिखें आप, सेराजेवो हत्याकांड। सेराजेवो हत्याकांड। इसको लिख लें, फिर मैं आपको समझा दूंगा। लिखें, बोस्निया के शहर सेराजेवो में, बोस्निया के शहर सेराजेवो में बोस्निया के शहर सेराजेवो में ऑस्ट्रिया के युवराज, ऑस्ट्रिया के युवराज ठीक है, युवराज की हत्या, ऑस्ट्रिया के युवराज की हत्या, युवराज का नाम फर्डिनेंड था। ठीक है, युवराज की हत्या स्थानीय क्रांतिकारी, स्थानीय क्रांतिकारी प्रिंसेप, गैविरिलो प्रिंसेप, स्थानीय क्रांतिकारी प्रिंसेप, ब्रैकेट में कर लेंगे स्लाव। ठीक है, स्थानीय क्रांतिकारी प्रिंसेप के द्वारा किया गया। ठीक है, ऑस्ट्रिया का एक युवराज गया था बोस्निया घूमने, सराजेवो शहर में उसकी हत्या, फील लेने गया था कि भाई मेरा उपनिवेश है, हम चलते हैं वहां पे। तो रिटर्न गिफ्ट में बहुत तगड़ा फील दिया वहां से क्रांतिकारियों ने, प्रिंसेप ने दिया। ठीक, इसी में लिखें आप, हत्या प्रिंसेप ने कर दी। ऑस्ट्रिया ने इसके लिए, ऑस्ट्रिया ने इसके लिए, ऑस्ट्रिया ने इसके लिए सर्बिया को उत्तरदायी माना, सर्बिया को उत्तरदायी माना, क्योंकि सर्बिया, क्योंकि सर्बिया बोस्निया में राष्ट्रीय आंदोलन को समर्थन दे रहा था, क्योंकि सर्बिया बोस्निया में राष्ट्रीय आंदोलन को समर्थन दे रहा था। ठीक है, सर्बिया में राष्ट्रीय आंदोलन को समर्थन दे रहा था। ठीक है, इसी में अगला पॉइंट लिखेंगे आप, ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को, ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को कुछ बातों पर अमल करने को कहा, कुछ बातों पर अमल करने को कहा, जैसे विरोधी संगठनों को प्रतिबंधित करना, विरोधी संगठनों को प्रतिबंधित करना, विरोधी संगठनों को प्रतिबंधित करना, कौमा, क्रांतिकारियों पर कार्रवाई करना, क्रांतिकारियों पर कार्रवाई करना, ठीक, क्रांतिकारियों पर कार्रवाई करना, ठीक है, प्रतिबंधित करने को कहा, इत्यादि। देखें, इसी में एक पॉइंट और, ऑस्ट्रिया ने, ऑस्ट्रिया ने यह भी कहा कि पूरे मामले के जांच के लिए, पूरे मामले के जांच के लिए
मामले के जांच के लिए ऑस्ट्रियाई अधिकारी सर्बिया जाएंगे। सर्बिया जाएंगे। ठीक, क्लियर ना सभी को? ऑस्ट्रियाई अधिकारी सर्बिया जाएंगे। लिखें, ब्रैकेट में लिख लेंगे आप, ब्रैकेट में कि ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को कुछ घंटों का अल्टीमेटम दिया था। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को कुछ फ्यू आवर्स, 48 था जहां तक मुझे याद आ रहा है, कुछ घंटों का अल्टीमेटम दिया था। ठीक है, सपोर्ट में एक जानकारी और बढ़ा दे रहा हूं आपके कि कैसे बात बिगड़ी थी। जहां तक मुझे याद है कि 48 घंटे का ऑस्ट्रिया ने अल्टीमेटम दिया कि भाई तुम्हें क्या करना है, विरोधी संगठनों को बैन करो, तुम दोषी हो इसके लिए, नंबर 1। नंबर 2, क्रांतिकारियों पर कार्रवाई करो। नंबर 3, मेरे अधिकारी जाएंगे पूरे मामले की जांच के लिए, तुमने ये काम किया या नहीं किया। ऑस्ट्रिया ने अंतिम मांग के अलावा बाकी मांगों को मान लिया था, बोला कि नहीं तुम्हारे अधिकारी नहीं आएंगे जांचने के लिए, बाकी सब मैं करता हूं। सर्बिया को पता था कि भाई ये आक्रामक है, भी हत्या हुई तो थोड़ा गुस्से को शांत किया जाए, तो ये बात उसने कही। बट ऑस्ट्रिया जिद पे अड़ा हुआ था कि नहीं हमारे अधिकारी भी। पर जब बात नहीं बनी तब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला, यहीं से चीजें फिर बिगड़नी शुरू हो जाएंगी। अब देखते देखते कुछ सप्ताह के भीतर ये वर्ल्ड वार का रूप धारण कर लेगी। लिखिए आप अगला पॉइंट, लिखें, सर्बिया ने अंतिम मांग को अस्वीकार किया। सर्बिया ने अंतिम मांग को अस्वीकार किया। ठीक, और इसी मुद्दे को लेकर ऑस्ट्रिया ने जुलाई 1914 में सर्बिया पर आक्रमण किया। जुलाई 1914 में, 28 जुलाई है, जुलाई 1914 में सर्बिया पर आक्रमण किया। ठीक है, सर्बिया पर आक्रमण किया। ब्रैकेट में लिखें आप, ऑस्ट्रिया को जर्मनी का समर्थन था। ऑस्ट्रिया को जर्मनी का समर्थन था एवं सर्बिया को रूस का समर्थन। ऑस्ट्रिया को जर्मनी का समर्थन था एवं सर्बिया को रूस का समर्थन। ठीक है, पूरी बात को फिर से एक बार समझ लीजिए, और ये लास्ट जो आप एक बार रीडिंग कर लीजिए आप सेराजेवो हत्याकांड को, है ना। इस पॉइंट को एक बार समझ लीजिएगा, यहाँ से फिर से एक बार मैं बता चुका हूँ आपको। आपको याद होगा बर्लिन कांग्रेस में बोस्निया के संरक्षण की जिम्मेदारी किसको दे दी गई थी? ऑस्ट्रिया को। या जबकि कोई मतलब नहीं था, जर्मनी चाहता था कि मजबूत रहें हम लोग, है ना, ये इसके पास आ गया था। अच्छा, जैसे बाल्कन क्षेत्र में नए नए राष्ट्र बन रहे थे, वैसे बोस्निया में भी बहुत बेचैनी थी, वहां भी आंदोलन चल रहा था राष्ट्र बनने के लिए।
इतने सारे राष्ट्र बनकर ये फंसा हुआ था। बोस्निया में भी स्लाव लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी। स्लाव भाषाई समूह जो मैंने बताया था आपको, स्लाव लोगों की संख्या आप देखोगे बाल्कन क्षेत्र में सबसे ज्यादा कहां थी, तो सर्बिया में। और इन सबका चौधरी कौन था स्लाव का? रसिया था। स्वाभाविक निकटता थी। सर्बिया यहाँ के आंदोलन को सपोर्ट कर रहा था, ये एक सच्चाई है। जब युवराज की यहाँ हत्या हो गई, फर्डिनेंड की हत्या हो गई प्रिंसेप के द्वारा, ठीक है, जब यहाँ यात्रा पे आए थे, तब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को अल्टीमेटम दिया, 48 घंटे में तुम्हें क्या क्या करना है। सर्बिया ने रिप्लाई में कहा कि बाकी सब मांगों को मान लिया, बस तुम्हारे अधिकारी जांच करने आएंगे। उसने इस मांग को स्वीकार, क्योंकि सर्बिया ने रूस से पूछा था, सहमति ली थी क्या करना है। रूस ने इस बात का संकेत दिया था कि अंतिम जो लास्ट मांग है उसके अलावा बाकी मांगों को तुम मान लो। ऑस्ट्रिया ने जर्मनी से पूछा था क्या करना है। जर्मनी ने कहा था पीछे नहीं हटना है। जर्मनी भी उधर अफ्रीका में अपमानित हो रहा है, इधर रूस भी अपमानित हो रहा है। तो अभी ये मैटर इसी लेवल पे है, बाल्कन पे, और ऐसे मैटर पहले भी कितनी बार आए और गए, सुलझ गया मैटर। जब जर्मनी ने इसको ब्लैंक चेक दे दिया इस समय, ठीक है मैं तुम्हारे साथ हूं, ये उत्साहित होकर के इसने क्या किया, सर्बिया पे हमला। अब रूस के साथ स्थिति ये थी कि 1908 में अपमानित हो चुका है, पहले भी अपमानित हो चुका है। ब्रिटेन कर रहा है तो चलो ठीक है, चौधरी से अपमानित हो रहा है। अब कोई लोकल गली मोहल्ले का भी उसको अपमानित करेगा तो फिर उसकी वैल्यू क्या रह जाएगी। अच्छा, ये सब उसको वैसे भी चौधरी मान रहे हैं, ये चौधरी भी नहीं मानेंगे उसको। अब उसको था उसकी प्रतिष्ठा की बात, दोनों की प्रतिष्ठा की बात फंस गई यहां पे। ये ब्लैंक चेक बहुत खतरनाक था जर्मनी ने जो ऑस्ट्रिया को दिया, उससे उतावला होकर के उसने, तब रूस ने अपनी सेना को तैयार होने के लिए कहा। इस सीमा पे सेना की तैयारी शुरू हो गई, सर्बिया को मदद करने के लिए और ऑस्ट्रिया को सबक सिखाने के लिए। तब जर्मनी ने रूस को कहा कि तुम अपनी सैन्य तैयारी को रोको। जर्मनी ने आदेश दिया सेना को कि हमें यहां तैयार रहना है और हम आगे कार्रवाई के लिए, मतलब जर्मनी ने कहा कि तुम तैयारी को रोको, इसके साथ मैं भी हूं। ठीक, अब बहुत लंबे समय के बाद इसको मौका मिला। इसने रूस को कहा कि डरना नहीं है। क्या ठीक कर रहे हो तुम जो कर रहे हो। अब 1894 में दोनों में एक व्यापारिक संधि हुई थी, ठीक है, बट दोनों को अपना अपना ग्रस्त था, गुस्सा था जर्मनी से। बिस्मार्क ने इसको भी ठग लिया, ठीक है, और इसको अलग था कि भाई अपमानित किया है। तो जर्मनी को लगा कि मुझे घेरा जा रहा है। जर्मनी को क्या लगा कि मुझे घेरा जा रहा है। तो जर्मनी ने क्या किया, एक झटके में उसने इधर रसिया पे भी और इधर फ्रांस पे भी। जर्मनी को गुस्सा इस बात का भी था कि भाई ब्रिटेन जो है बार बार प्रतिरोध पैदा कर रहा है। तो जर्मनी ने बेल्जियम के रास्ते फ्रांस में आना आसान होता है, बेल्जियम पे भी कब्जा कर लिया उसने। एक साथ जर्मनी ने 3-4 राष्ट्रों पे हमला कर दिया। ठीक, बेल्जियम भी इस दायरे में आ गया। बेल्जियम के तटस्थता की जिम्मेदारी ब्रिटेन ने ले रखी थी। ब्रिटेन ने एक आधा बार कुछ बात करने की कोशिश की, पर ज्यादा भी बात नहीं की। ब्रिटेन को लगा जर्मनी वैसे भी बहुत उतावला हुआ पड़ा हुआ है, सब घेरने को तैयार है ही। तो उसने भी तुरंत बोला कि ठीक है, तो भाई तुमने तटस्थता की गारंटी दी तो मैं भी युद्ध में शामिल हूं। 28 जुलाई से 5 अगस्त के बीच में सभी देश इसमें युद्ध में शामिल। अभी भी यूरोपीय था, ऐसे देखते देखते युद्ध में शामिल। अब चूंकि रूस इसमें शामिल हो गया था, आपको याद होगा 1912-13 में बाल्कन युद्ध हुआ था, और जब मैसेडोनिया का बंटवारा हुआ तो सर्बिया को ज्यादा हिस्सा मिला रूस के कारण। बुल्गारिया इस बात से फूफा बना बैठा था, बुल्गारिया इस बात से फूफा बना हुआ बैठा था, भाई नाराज था, जबकि बुल्गारिया में भी उसका काफी रोल था। और तुर्की तो परमानेंट नाराज था कि मुझे तो यूरोप से बाहर ढकेलने वाला ही ये है। जब युद्ध शुरू हुआ तो तुर्की और बुल्गारिया का स्वाभाविक च्वाइस था कि हमें रूस का विरोध करना है। देखो पुरानी सारी बातें यहां आकर के गुटों के रूप में सामने हो गई। ठीक, तो ऐसे चलता रहा ये संघर्ष, ये चलेगा यहाँ पे। अब ब्रिटेन जब ये युद्ध चलने लगा और जर्मनी ने ठीक ठाक हथियारों का प्रदर्शन शुरू किया, तो ब्रिटेन को लगा गुट और बढ़ाने होंगे। तब ब्रिटेन ने इटली को कन्विंस किया, छोड़ो इस गुट को, तुम आओ हमारी गुट में, तुम्हें बहुत कुछ देंगे हम।
1915 में ब्रिटेन और इटली के बीच एक समझौता भी हो गया और इटली ब्रिटेन की तरफ से युद्ध में शामिल हो गई, जबकि इटली था तो इस गुट का ना, बिस्मार्क ने बनाया था। तो गुट युद्ध में इन्वॉल्व है, इसका मतलब नहीं कि सारे राष्ट्र, हर राष्ट्र घोषणा करते हैं कि मैं भी शामिल हूँ या अपने एक्ट से। इटली अभी न्यूट्रल बैठा हुआ था, वेट एंड वॉच कर रहा था। ब्रिटिश वाले खेमे में आ गया कि मुझे भी अच्छा खासा फायदा मिलेगा। ठीक है, तो वो भी इसलिए हमने कहा था परमानेंट कुछ भी नहीं है, परिस्थितियां चीजों को बदल देती हैं। कौन किस तरफ जाएगा कहना बहुत मुश्किल है। इतनी प्रगाढ़ता है भारत रूस में, कल कोई ऐसी परिस्थिति ना बन जाए, पता चला हम अमेरिका के खेमे में मौजूद हैं। 99% ये तय है कि हम रूस के साथ रहेंगे आज की विदेश नीति को देख करके भी, बट परिस्थितियों को कोई कुछ नहीं कह सकता है कौन सा सिचुएशन आ जाए। बाकी हमारे हक में तो एकदम है कि युद्ध ना हो। जब भी कोई इकोनॉमी जब आगे इस तरह से इवॉल्व कर रही है तेजी से ना, उसको रोकने के लिए भी आसपास बहुत तरह के षड्यंत्र किए जाते हैं। 10-20 साल ये रफ्तार बना रहा तो हमारी स्थिति बहुत मजबूत हो जाने वाली है। पिछले 30 वर्षों में काफ़ी बदलाव आ गया है हिंदुस्तान में, और अगले 20 वर्षों में 2050 तक आते आते कोई शक नहीं आर्थिक महाशक्ति के रूप में। ठीक है, देखो बढ़ती हुई आबादी हमारे लिए चुनौती भी है तो ताकत भी है। हर जगह आबादी घट रही है, कम से कम हमारे यहाँ एक चीज़ तो है, तो दुनिया को हम एक्सपोर्ट करेंगे, हम भेजेंगे, हम भेज रहे हैं अपने यहाँ से हम देखने के लिए। हम दुनिया को कौन चलाएगा? हम ही लोग चलाएंगे ना फिर। ठीक है, ये सिचुएशन है। जस्ट अब आप देखिए कितनी बार विस्फोटक परिस्थितियां बनती गई, युद्ध टलता गया, बट एक घटनाक्रम से ऐसे फिर रूस क्यों? प्रतिष्ठा को बचाने के लिए। बाल्कन क्षेत्र में उसका हित था। तुर्की क्यों? प्रतिशोध लेने के लिए। बुल्गारिया क्यों? छोटा प्लेयर है, बट ये सर्बिया को बहुत ध्यान देते हैं, हम पे ध्यान नहीं देते हैं। इस बात की नाराजगी है ना। दोनों बच्चा उसी का था, रूस का ही था। ठीक है, रूस ने ही बनाने में योगदान दिया है। जर्मनी क्यों? हर जगह अपमानित होंगे तो फिर हमारी वैल्यू क्या रहेगी? ऑस्ट्रिया भी वैल्यू नहीं देगा हमें। सारे कारण यहां घालमेल होकर के पीछे के जितने भी कारण आपको बताए गए थे वो सब परिस्थितियां विस्फोटक रूप धारण कर लेंगी और सब अपना अपना हिसाब सेटल करने में। फ्रांस जर्मनी से क्या हिसाब सेटल कर रहा है? 71 वाला हिसाब सेटल करना है उसको, मोरक्को वाला हिसाब सेटल करना है उसको। ब्रिटेन उपनिवेश प्लस नौसेना, और बात नहीं सुन रहा है मेरी, ये बिस्मार्क मेरी बात सुनता था। ब्रिटेन ने बहाना क्या बनाया? बेल्जियम। बेल्जियम बहाना थोड़ी था, वो तो छोटी सी बात थी वो। ठीक है, जर्मनी कि मैं फ्रांस को तो निपटा देता, बट ये ब्रिटेन के कारण इसको अफ्रीका में निपटा नहीं पाया, इसको भी ठीक करना है। समझ में आ रही बात? सारे कारण को जोड़ के देखेंगे आखिर जर्मनी क्या क्या चाह रहा था, तो लग रहा था युद्ध से ही फैसला होगा। पुराने सारे कारण को जोड़ दीजिए आप वहां पे एक बार। ठीक है, तो हमने शुरू में कहा था आपको क्लास स्टार्ट होने में, वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या है, ये सब अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं ऐसे जुड़ती चलती रहती हैं। एक साथ बहुत सारी घटनाओं पे हमें नजर, फिर हम लिखते भी इसीलिए ना पॉइंट्स करके, ताकि आप पढ़ पढ़ के उसको ध्यान रखें। समझते भी हैं हर घटना को 2 बार 3 बार हम लोग, ताकि थोड़ा सा फैमिलियर होते रहें, आपको समझ में आएगा इस तरह से। और अब जो भी बात कर रहे हैं आप ये समझ लो कि अब और आज की 100 साल की राजनीति में ज्यादा अंतर, अब ये सारी विशेषताएं आपको आज की राजनीति में भी दिखाई पड़ेंगी। ठीक है, तो ये है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब कोई भी एक कारण आपसे पूछ सकता है, जैसे पूछेगा पूंजीवादी व्यवस्था या औद्योगिक क्रांति या उपनिवेशों को लेकर प्रतिस्पर्धा, पूछ सकता है आपसे राष्ट्रवाद या प्रतिष्ठा का प्रश्न, या शक्ति संतुलन कैसे उत्तरदायी था, गुटबंदी कैसे उत्तरदायी था, है ना। तीनों में से कोई भी कारण, या सिराजेवो हत्याकांड। ठीक है, बम वगैरह फेंकना, हत्याएं होना नॉर्मल बात रही है। पीछे का असंतोष था जिसने विस्फोटक रूप धारण कर लिया। अब रुक करके देखो क्या, तो कई राष्ट्रों में तनाव है। नंबर 1, कई राष्ट्रों के प्रतिष्ठा का प्रश्न है। नंबर 2, गुटबंदी है। 3, हथियारों का निर्माण हो रहा है। 4, ठीक, बाजार को लेकर प्रतिस्पर्धा है। 5, ऐसे मोटे तौर पे कह लो। आज भी बाजार को लेकर प्रतिस्पर्धा है। 1, कई राष्ट्रों में तनाव है। 2,
अघोषित गुटबंदी तो है, घोषित कोई नहीं है आज। 3 हथियारों को लेकर चल रहा है 4। यदि उन कारण को कॉन्सेप्ट के रूप में उड़ा करके आज ले आओगे तो सारी चीजें आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वो सब परिस्थितियां मौजूद हैं जो एक युद्ध, बड़े युद्ध के लिए चाहिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर पढ़ोगे तो सेम सिचुएशन आपको दिखेगा, सेम कैरेक्टर नए होंगे उसमें, बट सेम कारण दिखेगा आपको। जिन कारणों से दोनों विश्व युद्ध हुआ है वो परिस्थितियां आज भी मौजूद हैं। तो हम समझ लेते हैं, कभी आपसे पूछेगा क्या आपको लगता है तीसरे विश्व युद्ध के लिए पर्याप्त परिस्थितियां मौजूद हैं आज, कभी पूछ देगा आपसे क्या ये युद्ध क्यों नहीं हो रहा है। तो समय समय पे मैं आपको समझाता रहता हूं ना, समझना बहुत जरूरी है घटनाओं के साथ साथ। बाकी वर्ल्ड वार पे अपने जीएस में भी अच्छे खासे सवाल पूछे गए हैं, सिलेबस में मेंशन भी किया है कि दोनों विश्व युद्ध पढ़ना है आपको। दूसरे पे भी पूछा गया, पहले पे भी पूछा गया, 3 सवाल हो चुके हैं अब तक, इस पे आ चुके हैं। एक तो अभी इस बार आया, इसके पहले भी 2 बार आ चुका है। ठीक है, ये है आपका कारण। कारण के बाद हमें क्या पढ़ना है, पेरिस सम्मेलन। पेरिस सम्मेलन में जाने के पहले आपके कुछ प्रश्नों का उत्तर कर दें। आप में से एक स्टूडेंट ने 2 मॉडर्न इंडिया का सवाल पूछा है, ये डिस्कस हो चुका है बट एक बार पढ़ देता हूं। औपनिवेशिक शासन ने भारत में आदिवासियों को कैसे प्रभावित किया, जनजातीय विद्रोह के कारण। ठीक, समझ में आ गई बात, उससे पता चल जाएगा कैसे प्रभावित किया और उसके विरुद्ध जनजातियों की प्रतिक्रिया क्या थी। ठीक है, जो भी प्रतिक्रिया थी विद्रोह के रूप में। ठीक है, आप देखोगे हिंसक या हिंसा के जो अलग अलग रूप थे, कई बार शांत रह गए, है ना, प्रतिक्रिया यानी उस तरह की बात करनी थी आपको इसमें। औपनिवेशिक भारत की 18वीं शताब्दी के मध्य से अकाल पड़ने में अचानक क्यों वृद्धि देखने को मिलती है, ये तो अपने क्लास में ही आप सब ने लिख के दिखाया था। ठीक है, इसका उत्तर लिखवा रखा हमने कॉपी के अंदर इसका। अकाल के कारण तो हमेशा से प्राकृतिक हैं, अंग्रेजों की नीतियों के कारण अभाव बहुत ज्यादा है, तो छोटी छोटी घटनाएं अकाल का रूप धारण कर ले रही, परिस्थितियां हमेशा से हैं। ठीक, जिस तरह से भारत रूस का मित्र है उसी तरह से अमेरिका के साथ भी हमारी मित्रता है। कभी रूस और अमेरिका के बीच युद्ध हुआ तो भारत किसका साथ देगा, ये इसका उत्तर हाँ या ना में। अभी हमने कहा कि प्रथम दृष्टिया तो हम रूस के साथ जाएंगे क्योंकि भाई मित्रता ऐसी रही है हमारी। समझ में आ रही बात सभी को, लेकिन ये तो परिस्थितियों पर निर्भर करेगा और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी इस तरह का युद्ध भारत के हित में नहीं है। पहले आप यहां से, दुनिया के हित में नहीं, मानवता के हित में नहीं है ना। एक सवाल आपने पूछा है, 19वीं सदी के अंत में फिलीपींस के संदर्भ में अमेरिका में उपनिवेशवाद, इंडोनेशिया में डच उपनिवेशवाद और वियतनाम में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद से पृथक था। इसका उत्तर आपको मिल जाएगा बट ये विशुद्ध ऑप्शनल का सवाल है। ठीक, यदि आप पूछ रहे हैं तो आप इतने होशियार हैं कि आप इसको समझ भी लेंगे। ठीक है, विशुद्ध ऑप्शनल का सवाल है ये। ठीक, हमने कहा ना ऐसे स्पेसिफिक सवाल केवल ऑप्शनल में आते हैं। क्या प्रथम विश्व युद्ध को टाला जा सकता था, आपने एडवांस में ही पूछ लिया है, तो पहले से आपने पूछ के बैठे हुए हैं आप। ठीक है ना, अब तो युद्ध करवा रहे हैं हम। ठीक है, जब आप जान ही रहे हैं इस बात को तो फिर पूछ क्यों रहे हैं। हमने आपको क्या समझाया है, ध्यान से सुनिएगा, अच्छा सवाल है वैसे। ठीक है, जनरल सवाल है, आ सकता है जीएस में। मैंने आपको ये समझाया है कि जब इतिहास में कोई घटना घट जाती है तो वो अनिवार्य, ठीक, जब तक नहीं घटती है तब तक कुछ ना कुछ विकल्प। ठीक है, तो परिस्थितियों में विकल्प मौजूद थे। जैसे ब्रिटेन मजबूती से बीच बचाव कर सकता था, जर्मनी भी रूस से बातचीत के लिए पहल कर सकता था, क्षेत्रीय युद्ध रह जाता, मतलब ये। ठीक है, युद्ध तो होता बट वर्ल्ड वॉर टल सकता था। ठीक, ऑस्ट्रिया भी संयम दिखा सकता था, बट एक बार जब घटना हो गई तो ये नहीं कह सकते कि टाला, घटना घट गई तो इतिहास, क्या प्रथम विश्व युद्ध अनिवार्य था, घटना घट गई तो अनिवार्य है।
ठीक है, जो शक्तिशाली राष्ट्र थे यदि वो नियमों से चलते तो आज ये समस्या उत्पन्न, ठीक है, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, व्यापार के यही नियम है, जिसकी जितनी मजबूत लाठी उसके पास उतनी ज्यादा भैंस, ऐसे ही चल रहा था ना। तो कमजोर लाठी वाले कहां जाएंगे? ऐसी व्यवस्था बनाते हैं जिनमें नए राष्ट्रों के लिए भी पर्याप्त स्पेस और सम्मान होता। तो व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? जो शक्तिशाली देश थे, कौन थे? ब्रिटेन और फ्रांस थे। क्या उन्होंने व्यवस्था बनाई? नहीं, वो भी इसके लिए उत्तरदायी हैं। तो ऐसे देखोगे तो हर कारणों का समाधान था। ऐसे उत्तर में क्या लिखना है आपको? जैसे उपनिवेशों के लिए प्रतिस्पर्धा को रोका जा सकता था, हाँ। क्या प्रतिष्ठा के प्रश्न का सम्मान हो सकता था? हाँ, हो सकता था। जर्मनी अल्सास लॉरेन को लौटा सकता था फ्रांस को, उस मुद्दे पे बातचीत करके, लेकिन ये सब नहीं हुआ, इसलिए तो ये युद्ध हुआ। हर कारणों में आप सजेशन दे सकते हैं लिखने के दौरान। क्या इस युद्ध के लिए जर्मनी ही उत्तरदायी था? किसी को मान लीजिए आप उत्तरदायी। जैसे मान लीजिए हमने जर्मनी को मान लिया उत्तरदायी, सपोज दैट। जैसे जर्मनी कहां तक उत्तरदायी है इस युद्ध के लिए? ठीक है, पहला कारण उपनिवेश वाले में देखिए जर्मनी कैसे उछल कूद मचा रहा है। जिम्मेदार तो है ही जर्मनी इस बात के लिए कि भाई आप बनी बनाई व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो पहले से। गलत वो भी नहीं है, बट है तो रोल इसका। प्रतिष्ठा का प्रश्न देखेंगे आप, फ्रांस को अपमानित किया था जर्मनी ने। गुटबंदी देखेंगे आप, बिस्मार्क ने शुरू किया था। जब वो हत्याकांड में देखेंगे आप, ऑस्ट्रिया को जर्मनी ने ही तो एक तरह से ब्लैंक चेक दिया था। ऐसे ही मान लो सपोज दैट हमें ब्रिटेन को लेना है, जर्मनी नहीं ब्रिटेन उत्तरदायी था। उपनिवेश वाले में दुनिया के एक बड़े उपनिवेश पे आपने कब्जा कर रखा है और आप ताकतवर हैं, तो क्या दूसरों को जीने का अधिकार नहीं है? ये अधिकार देना भी आपका दायित्व बनता था। ये सारी लड़ाई इस बात के लिए कि पूरी असमान आर्थिक व्यवस्था है, विश्व व्यवस्था है। हम जिसको चाहे उसको साबित कर देंगे, इसमें क्या करना है? वो पॉइंट निकालना है, उसकी तरफ इशारा करना है, बंदूक तुम दोषी हो, ऐसे बंदूक लगा करके आप देखो तुमको बता दें। दूसरा पॉइंट देखिए, प्रतिष्ठा का प्रश्न आप देखेंगे यहां पे भी ब्रिटेन कब था? रूस को अपमानित कर रहा था ब्रिटेन कई बार अपने हितों के लिए। जर्मनी के साथ उसकी प्रतिनिधित्व चल रही थी, है। ब्रिटेन इस मुद्दे का भी बातचीत के माध्यम से समाधान। फिर आप देखोगे संतुलन, तो ब्रिटेन ने जैसे जापान, फ्रांस, इससे परिस्थितियां बनी कि जर्मनी को घेरा जा रहा है, और सिराजेवो हत्याकांड के मध्य में भी ब्रिटेन विचार विमर्श कर सकता था, मध्यस्थता कर सकता था। उसको लगा कि वर्चस्व को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि युद्ध, यदि वो अड़ जाता वहां पे, रोकने की कोशिश करता, ठीक है, तो क्षेत्रीय तक ब्रिटेन का आने का मतलब, जैसे ब्रिटेन आया तो भारत भी युद्ध में शामिल, पूरा उपनिवेश युद्ध में शामिल। रसिया को जैसे मान लीजिए आप ले लीजिए आप, रूस कहां तक उत्तरदायी था? एक राष्ट्र की बात कर रहे हैं। उपनिवेशवाद वाले में रूस कहीं नहीं था, बट प्रतिष्ठा वाले में रूस था। तुर्की, बुल्गारिया, ये सब नाराज क्यों हो रहा है? ऑस्ट्रिया, रूस के विस्तारवादी नीतियों के कारण। गुटबंदी में भी रूस शामिल है, और रूस ने भी सर्बिया को सपोर्ट किया, लामबंदी का आदेश दिया, तभी तो युद्ध की शुरुआत हुई। तो वो जब भी पूछेगा ना कहां तक उत्तरदायी, पूछता है किस सीमा तक उत्तरदायी, तो पहले की तरह उसके वाले कारणों को बता करके दूसरे कारणों को उल्लेख कर दीजिए। आप आपसे यही पूछ देगा, मान लीजिए कि किस एक कारण को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के लिए किस एक कारण को महत्वपूर्ण मानते हैं, किस एक राष्ट्र को सर्वाधिक महत्व, जो मानना है उसको मान लीजिए, आप साबित कर दीजिए। जर्मनी वाला सवाल तो आ चुका है एक बार, दोनों विश्व युद्ध के लिए जर्मनी उत्तरदायी था। एक में तो हमने देख ही लिया, दूसरा भी पढ़ेंगे तो वहां पे भी हिटलर उत्तरदायी है, वो भी आ जाएगा आपके सामने। अमेरिका इस युद्ध में शामिल हुआ था, हमने बताया था आपको, आर्थिक कारणों से शामिल हुआ था। अमेरिकी जहाज़ों को बिना किसी सूचना के, व्यावसायिक जहाज़ों को जब्त कर लिया गया, डुबा दिया गया। अमेरिका को आर्थिक नुकसान भी हुआ और उसकी प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंची, जबकि वो युद्ध में कहीं से भी शामिल। जर्मनी की
खिसियाने का रीज़न ये था, झुंझलाहट का रीज़न ये था उसका, जर्मनी का, कि तमाम एफर्ट के बावजूद भी ब्रिटेन फ्रांस को चेक नहीं कर पा रहा है। उसका एक बहुत बड़ा जो रीज़न उसको समझ में आया वो था अमेरिका के द्वारा खाद्यान्न, आवश्यक संसाधन, हथियार वगैरह की आपूर्ति किया जाना। पैसा भी खूब दे रहा था। इसी युद्ध के बाद तो ब्रिटेन फ्रांस सब कर्जदार हो गए थे अमेरिका के। जर्मनी भी हो जाएगा कर्जदार युद्ध के बाद, सब यूरोप ही कर्जदार हो जाएगा। ठीक है, तो अमेरिका इसलिए युद्ध में शामिल हुआ था। इधर अमेरिका शामिल हुआ, उधर 17 में रूस बाहर हो जाएगा। ये भी हम लोग देख लेंगे, पढ़ लेंगे। ठीक है, तो मॉडर्न इंडिया वाला सवाल तो है ही। अमेरिकी क्रांति वानिकवाद के विरुद्ध विद्रोह था, तो बता चुके हैं आपको, हम अपना क्लास लेक्चर देख लीजिए। इसका उत्तर ही करा दिया था। आप उस क्लास में नहीं थे क्या आप, है ना। आधुनिक विश्व की आधारशिलाएं किस प्रकार निर्मित की, महत्व लिखना है आपको अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति का। ठीक है, ये तो डिस्कस करा चुके हैं आपको क्लास में हम। आप में से कोई ऐसा भी हो सकता है जिसने लेट ज्वाइन किया हो। हमने पहले दिन कहा था विश्व इतिहास में कोई क्लास मिस मत करिएगा। बीच में यदि आपने छोड़ दिया और दोबारा आप देख रहे हो, तो जितना फायदा मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा आपको। इसलिए पूरा क्लास आपको देखना पड़ेगा। इसमें मॉडर्न में चल जाता था फिर भी थोड़ा बहुत, एंशिएंट मेडिवल में भी चल जाएगा कभी कभी। देखो क्लास छोड़ना कभी भी ठीक नहीं है कि मान लो क्लास में कुछ भी बता रहे हैं तो काम ही की बात एग्जाम के लिए बता रहे हैं। ठीक है, ये हुई गया आपका, ये बता ही दिया आपको। ब्रिटिश साम्राज्यवाद फ्रांसीसी साम्राज्यवाद के बीच नौ साम्राज्यवाद के संदर्भ में अंतर को स्पष्ट कीजिए। स्पेसिफिक सवाल का कोई बहुत रोल नहीं है आपके लिए। एक तो क्वेश्चन थोड़ा अधूरा है, दोनों को साम्राज्यवाद करिए और फिर नौ साम्राज्यवाद में अंतर करिए आप। ठीक है, कहीं से आपने लिया है तो वहाँ प्रिंटिंग एरर होगा। ठीक है, जहाँ से भी आपने लिया होगा प्रिंटिंग एरर होगा। अब आप इसको बहुत आराम से देख सकते हैं कि 70 से 14 के बीच में ब्रिटेन और फ्रांस दुनिया में विस्तार कर रहा है, तो उसमें क्या अंतर है। आप देखेंगे विस्तार कर रहा है तो दोनों में क्या अंतर आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो अफ्रीका में आप देखोगे कि पूर्व की तरफ ब्रिटेन का झुकाव ज़्यादा है, तो फ्रांस का पश्चिम की तरफ झुकाव ज़्यादा है। ठीक है, एक जो बड़ा अंतर आप देखोगे आप, है ना। आप देखोगे स्वेज नहर वाले क्षेत्र में ब्रिटेन अपना दबदबा बनाकर चल रहा है। एशिया में भी फ्रांस की तुलना में ब्रिटेन का प्रभाव, बट ये सब बहुत स्पेसिफिक सवाल है ना। आप कहीं से लिखते जब हैं आप, तो जहां से लिखते होंगे उसका कुछ ना कुछ वहां तो रेफरेंस होता होगा। ये भी फिर ऑप्शनल जैसा ही सवाल उठा के ले आए कोई आप। वियना व्यवस्था के पतन का कारण मेटरनिक की प्रगति, इतिहास की प्रगतिशील धारा को रोकने का प्रयास था। ठीक है, यदि पुराने जीएस की क्लास के सब क्वेश्चन उठा रहे हैं आप, क्या ऐसा है क्या। हाँ, तो कहाँ फंस गए आप। ठीक है, तब तो साबित कर ही दूंगा मैं सभी को। ठीक है यही तो मैं कहता हूँ ना, पढ़ाने का एक सेंस होता है। ये तो चलो इजी है, फिर भी वियना व्यवस्था इतिहास की प्रगतिशील धारा क्या थी। हो सकता है आपने उस समय केवल लेक्चर सुना हो, समझा नहीं हो। ठीक है ना, आप समझ लीजिए वियना व्यवस्था में टकराव किसके बीच में था, प्रगतिशील और प्रतिक्रियावादी। प्रगतिशील कौन था, जो लोकतंत्र और औद्योगिक क्रांति को सपोर्ट कर रहा था। ये प्रगतिशील लिखवा तो दिया कॉपी के अंदर आपको। कौन सपोर्ट कर रहा था इसको, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग कर रहा था। ये प्रगतिशील शक्ति थी। ठीक है ना, वियना सम्मेलन में क्या हुआ, इसको रोकने की कोशिश, निर्णय में देख लीजिए आप। अंतिम रूप से क्या हुआ, रोक पाया क्या वियना सम्मेलन, इसको नहीं रोक पाया। टिप्पणी कर दीजिए आप, बात खत्म। बस इतनी सी बात है। देखो स्पेसिफिक सवाल कभी भी, ये सब ऑप्शनल बेस्ड सवाल हैं। ठीक है, और अननेसेसरी ना, मतलब आप अनावश्यक, जबकि उत्तर सॉल्व किसी के भी हो जाएंगे। इसलिए दोनों में हमने हमेशा अंतर किया है। और आप ले करके आए हैं, मतलब ऐसा तो नहीं किसी ने कहा होगा एक बार सर से पूछना वहां जा करके, इतना हिम्मत नहीं करेंगे। ठीक है ना, मैं कैमरे पे कह रहा हूँ, इतना हिम्मत कोई नहीं करेगा। ठीक है, इतना हिम्मत कोई नहीं करेगा। ठीक है, मेरे सवालों का उत्तर तो जितना पढ़ते हो उतना ही पढ़ते हैं ना।
हम जितना पढ़ाते उतना तो छोड़ चुके अपने कॉलेज और पीजी में हम पढ़ के हम इतिहास। ठीक है। इतिहास का बैकग्राउंड किसी का नहीं है जितने लोग पढ़ाते हैं, ध्यान रखिएगा। एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे दूं इतिहास पढ़ाने वालों के बारे में। मैं ऑप्शनल में भी उतनी पैनी पकड़ रखता हूं छोड़ने के बाद भी जितनी मैं जीएस में रखता हूं। हमेशा आपको हमने अंतर करके बताया, देखो ये आएगा ये नहीं आएगा। आप पेपर एनालाइज करके देखिएगा, आप जो मैं बता रहा हूं वैसा ही हो रहा है। आपसे कभी भी स्पेसिफिक सवाल पूछेगा तो आप तो विश्व इतिहास तो बहुत विशाल इसका भी दायरा है। ऐसे एक सवाल है, पढ़ देता हूं मैं। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार की वजह से नहीं हुआ था। क्लियर ना? राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्ध और क्षेत्रीय विस्तार के कारण हुआ था क्या 19वीं सदी में? यूरोप की बात करें हम लोग या भारत की बात, यूरोप की बात करते हैं हम लोग। वहां पुनर्जागरण प्रबोधन के समय से भाषाई राष्ट्र की एक पृष्ठभूमि निर्मित हो रही थी, लेकिन युद्ध और क्षेत्रीय विस्तार ने भी रोल प्ले किया है इसमें। ठीक, बल्कि यह लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा द्वारा उत्पन्न संस्कृति के द्वारा स्थापित हुआ था। यही पुनर्जागरण, धर्म सुधार, प्रबोधन की बात इसमें की जा रही है, इसने यूरोप से लेकर सारे विश्व को एक नए परिवर्तनकारी मंच पर खड़ा कर दिया। ठीक, 3 हिस्से में है ये सवाल, मैं फिर एक बार आपके सामने रख देता हूं। राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्ध और क्षेत्रीय विस्तार, इसका मतलब है कि युद्ध और क्षेत्रीय विस्तार से भी हुआ। नेपोलियन के युद्ध और क्षेत्रीय विस्तार से राष्ट्रवाद का विकास हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना? हुआ। नंबर 1, राष्ट्रवाद का आधार क्या था? भाषा। ठीक है, राष्ट्रवाद का आधार क्या था? आधुनिक सोच। तो भाषा की पृष्ठभूमि पुनर्जागरण काल से बनने लगी थी, आधुनिक सोच को प्रबोधन ने निर्मित किया। दूसरा हिस्सा ये कह रहा है। तीसरा क्या कह रहा है? इसने सारे विश्व को एक नए परिवर्तनकारी मंच पे लाकर खड़ा कर दिया। यानी केवल यूरोप में बदलाव नहीं हुआ राष्ट्रवाद के कारण। ठीक, यह बदलाव, इसका प्रभाव हमें दुनिया के अलग अलग हिस्सों पर भी दिखा। अब देखोगे इसी राष्ट्रवाद को लेकर के अफ्रीका और एशिया को गुलाम बनाया जा रहा है, साम्राज्यवाद के रूप में आ रहा है। यही राष्ट्रवाद दक्षिण अमेरिका के आजादी का कारण बन रहा है। यही राष्ट्रवाद भारत में भी, उपनिवेशों में भी जागरूकता लेकर के आ रहा है। ठीक, भारत में भी 19वीं सदी में शुरू हो गया था ना राष्ट्रवाद की कहानी। तो पूरे विश्व में आपको इस राष्ट्रवाद के प्रभाव, हमने क्या किया? अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, भारत, विश्व को लपेट लिया क्वेश्चन पढ़ के हमने। उत्तर पे मत जाइएगा, मैं क्वेश्चन कभी भी कैसे पढ़ता हूं, हमेशा पढ़ने का मेथड रखना है। कल नए सिचुएशन होंगे ना फिर। ठीक है, कैसे पढ़ रहे हैं? अच्छा, पहला हिस्सा इसमें ये पूछा, दूसरा हिस्सा इसमें ये पूछा, तीसरा हिस्सा इसमें ये पूछा, 3 हिस्सों में बट गया क्वेश्चन, जो जो हम जानते हैं। हाँ, ये थोड़ा जनरल सवाल है, जनरल इसमें कि आपको स्पेसिफिक बात नहीं करनी है, इसलिए हमने क्वेश्चन को पढ़ा दोबारा, तो हमें लगा ठीक है जनरल है, थोड़ा लेवल अच्छा है इसका, कोई बात नहीं, एक बार हम समझ लें इसको हम, है ना। क्वेश्चन में एक बार फिर से पढ़ देता हूं, केवल क्वेश्चन पढ़ूंगा इस बार। 19वीं सदी यानी 1800 से 1900 के दौरान राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार की वजह से, ठीक, आपने देखा तो राष्ट्रवाद का विकास युद्ध और क्षेत्रीय विस्तार की वजह से हुआ, बट केवल इसके कारण नहीं। यह एक कारण था, कैसे था तो आप बता सकते हैं इंट्रोडक्शन में थोड़ा ठीक से। यह कह रहा है कि लंबे समय के प्रयास, त्याग, निष्ठा, ठीक है, कि उत्पन्न संस्कृति के द्वारा स्थापित, लंबे समय के प्रयास, तो पीछे पुनर्जागरण, प्रबोधन। इटली जर्मनी में देखे ना लगातार प्रयास किया गया, फ्रांस में देखे आप प्रयास हो रहा है ना, मतलब जो जो उदाहरण आपको लगे इसमें आप इसमें दे सकते हैं। ठीक, आप इसका उदाहरण दक्षिण अमेरिका कहीं से भी आप इसको ले सकते हैं आप एग्जाम्पल। दूसरा हिस्सा हो गया कैसे राष्ट्रवाद में इन सब का कारण था। तीसरा, यूरोप से लेकर विश्व को इसने एक बदलाव के मोड़ पे लाकर खड़ा कर दिया। यूरोप में क्या परिवर्तन आपको दिखा इसके कारण? दक्षिण यूरोप हो, इटली जर्मनी हो, जो एग्जाम्पल। अमेरिका में क्या दिखा, अफ्रीका में क्या दिखा, एशिया में क्या दिखा।
इस सब क्वेश्चन को पढ़ने समझने में भी 2-2.5 मिनट लग जाते हैं, तो आपको लिखने के लिए ज्यादा मत सोचिएगा वहां। ठीक है, 3-3 4-4 लाइन में यदि आपने 3 हिस्सों में बांट के इसको बता दिया, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इट्स ओके, एग्जामिनेशन हो। ठीक है, अच्छा है, वैसे यूपीएससी के सवाल हैं तो अच्छी बात है। ये तो आपने कल बता ही दिया था ना, ये कल वाला सवाल यहीं रह गया है क्या, उपनिवेश विरोधी संघर्ष वाला? ऑलमोस्ट हो गया आपका। किसी चीज को याद कैसे रखना है, ठीक है, कितनी बार बता चुका हूँ। ठीक है, इसमें क्या बताऊं अब मैं कहूंगा अब आप छोड़ ही दीजिए अब याद करना। सब लगन का खेल है, मेहनत का खेल है, ये इसका कोई फॉर्मूला नहीं शॉर्टकट। तभी तो लोग कहते हैं ना कि जब बच्चा क्वालिफाई करता है तो वो मेहनत से क्वालिफाई करता है। शिक्षक या कोचिंग उसको रास्ता बता रहे हैं, बट स्टूडेंट अपने मेहनत से चीजों को अंजाम तक पहुंचाता है उसको। इसमें आप ही की बड़ी भूमिका है। जो मुझे मेथड बताना था मैंने बता दिया आपको। अपने बारे में कुछ बताइए, मैं क्या बताऊं अपने बारे में। इतिहास में कोई सवाल नहीं आएगा, ठीक है, आपके एग्जाम में भी काम की चीज नहीं है ना ये। चलिए, नौ साम्राज्य और तीन चीनी तरबूज के बंटवारे पर एशिया पर कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं? सिंपल सवाल कि नौ साम्राज्यवाद ने चीन को किस प्रकार प्रभावित किया। आ सकते हैं ऐसे सवाल। ठीक है, चाइना वाला आने की संभावना है। एक इसमें वियतनाम पे भी जैसे कुछ बात कही गई थी, तो वियतनाम इंपॉर्टेंट इसलिए है कि एनसीईआरटी में वियतनाम का पूरा केस स्टडी दिया गया है। अभी आगे मैं उसको गाइड करने वाला हूं आपको। ठीक है, हम लोग इस पूरे प्लान में एनसीईआरटी में जहां जहां हाईलाइट किया गया उसको जरूर ध्यान में रखते हैं, उससे हम कमजोर ना पड़े एग्जाम में। बच्चे एनसीईआरटी तो पढ़ के जाते ही है ना, तो एटलीस्ट हम उस सब टॉपिक को कवर करके चलें, हम उस टॉपिक में हम कमजोर ना पड़ जाए एग्जाम के अंदर हम। ठीक है, थोड़ा सा है, तो ये है आपका आज के सवाल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ बोलिए। फ्रांस और काबुल के बीच में तो निकटता अभी नहीं बनी, बैठ जाइए आप। क्रीमिया युद्ध के बाद फ्रांस और रूस में दूरी बनी रही। इसी दूरी का फायदा तो बिस्मार्क ने उठाया था जब फ्रांस को धोया था। ठीक, अब जब तक बिस्मार्क था फ्रांस को रूस के नजदीक नहीं जाने दिया 1890 तक। रूस और फ्रांस में निकटता बनी 1890 के दशक में, 94 में, जब बिस्मार्क को हटा दिया गया। ठीक है, ऐसे देखिएगा इसको, निकटता नहीं थी तब तक। ठीक है, आराम से सोचिएगा, निकटता नहीं बन पाई थी क्रीमिया युद्ध से लेकर 1893 तक, दूरी बनी हुई थी। कोई सिचुएशन आपको नहीं दिखेगा जहां आपको निकटता वाले कोई बढ़िया उदाहरण आपको मिले, ऐसा नहीं मिलेगा आपको। जब रूस को यह लग गया कि बिस्मार्क ने मुझे भी ठग लिया, ऑस्ट्रिया से भी दोस्ती कर ली, मुझसे भी संधि कर ली, और ऑस्ट्रिया से संधि में लिखा हुआ रूस को मिलके मारेंगे, ठीक है, तब रूस को लगा कि इसने तो मुझे ठग लिया। अब रूस स्वाभाविक रूप से किसके साथ जाएगा जर्मनी को चेक करने के लिए? जर्मनी से प्रताड़ित कौन था? तो फ्रांस था। रूस फ्रांस की तरफ देखेगा, और फ्रांस अब तक इंतजार कर रहा था कोई दोस्त मिले उसे, तो रूस के रूप में उसे दिखा। दोनों प्रताड़ित थे जर्मनी से, तो दोनों स्वाभाविक मित्र के तौर पे सामने आएंगे। 94 का खेल था ये। ठीक, इसके बाद लिखे आप पेरिस सम्मेलन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरिस सम्मेलन 1919। युद्ध के बाद पेरिस में शांति सम्मेलन हुआ, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं इसको। ठीक है, सम्मेलन हुआ, और पराजित जो देश थे, जो पराजित हुए थे, नाम तो आपको पता है ही एक खेमे का, जैसे जर्मनी है ना, जर्मनी के साथ जो संधि की गई उसे वर्साई की संधि कहते हैं। ठीक, ऑस्ट्रिया भी पराजित देशों में शामिल था। ऑस्ट्रिया के साथ जो संधि की गई उसे सेंट जर्मैन की संधि कहते हैं। ठीक,
सेंट जर्मैन की संधि कहते हैं। हंगरी के साथ भी संधि की गई, इसे ट्रियानो की संधि कहते हैं। बुल्गारिया के साथ संधि की गई, इसे न्यूली की संधि कहते हैं। और तुर्की के साथ भी एक संधि की गई थी, का नाम था सेव्र की संधि। सेव्र की संधि। जब युद्ध समाप्त हो गया ना, तो फिर ये हुआ कि अब पराजित देशों के साथ कैसे समझौता किया जाए युद्ध समाप्त होने के बाद। ठीक, तो सबको पेरिस में बुलाया गया। फ्रांस का जिद था, ये सब पेरिस में होगा। क्यों? बिस्मार्क ने अपमानित किया था, वो चाहता था दोबारा से बड़े निर्णय अब पेरिस में लिए जाएं। 71 के बाद सारे निर्णय कहाँ लिए जा रहे थे? जर्मनी में लिए जा रहे थे। अब ये हुआ कि फिर से यूरोप का भाग्य जो है अब, ठीक है, अब पेरिस में तय होगा। ये देखो प्रतिशोध की लड़ाई जो है, देख रहे हो कैसे कहानी चल रही है। नेपोलियन का बदला बिस्मार्क ने लिया, बिस्मार्क का बदला फ्रांस ने लिया, फ्रांस का बदला भी हिटलर लेगा। यूरोप 150 साल तो इसी में निकल जाएगा दुनिया में, है? जलवा सबका हिसाब करेगा। ठीक। अच्छा, पेरिस सम्मेलन में निर्णय लेने वाले कौन हैं? निर्णय लेने वाले में 4 का नाम आता है। राष्ट्र, इनकी संख्या 3 या 4 ऐसे देखा जाता है। ऑब्वियस है, एक अमेरिका है और अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन, अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन इसमें बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। ठीक। ऐसे ही ब्रिटेन, ब्रिटेन में इस समय प्रधानमंत्री हैं लॉर्ड जॉर्ज, लॉर्ड जॉर्ज। ठीक है। फ्रांस में है क्लेमांसो, फ्रांस में है क्लेमांसो। और इटली का भी शुरू में जिक्र आया, बाद में इटली को शांत कर दिया जाएगा। इटली में थे ऑरलैंडो, इटली के प्रधानमंत्री थे ऑरलैंडो। इनकी बात नहीं मानी जाएगी वहां सम्मेलन में, तो नाराज होकर बीच सम्मेलन से ही बाहर आ जाएंगे। ठीक है। इटली को नुकसान बहुत हुआ था और इनकी बात जब नहीं मानी गई तो बीच सम्मेलन में ही। इन तीनों के लिए अक्सर कहा जाता है ये बिग 3 थे। सारे डिसीजन पेरिस सम्मेलन में इन तीनों ने मिलकर लिए। ठीक है, जितने डिसीजन थे मिलकर के लिए, है ना। तो अब क्या था, पराजित देशों के प्रतिनिधियों को पेरिस में बुलाया गया। विजेता देश के प्रतिनिधि वहां एकत्रित होते हैं। पराजित राष्ट्रों से संधि करनी थी कि भाई उनके साथ क्या क्या अब फाइन किया जाए, क्या नई तरह की व्यवस्था क्या हो, आगे युद्ध न हो ये भी देखना है। सारी बातें थी यहाँ पे। ठीक। तो जो निर्णय लिए गए यहाँ पे, ठीक है, इसको पढ़ने से पहले एक जरूरी होता है एक और पॉइंट जो समझे हम। विल्सन ने पेरिस सम्मेलन से पहले ही 14 पॉइंट सामने रखे। आगे कोई भी व्यवस्था बनाइए उसमें इन 14 बातों का ध्यान रखिए, तो दुनिया में शांति अमन चैन बना रहेगा। उसे विल्सन का 14 सूत्री सिद्धांत कहते हैं, वो थोड़ा जानना जरूरी है। उसमें 6-7 पॉइंट बड़े महत्वपूर्ण हैं। ठीक। तो हम प्रावधान में आने के पहले अभी इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? एक तो प्रावधान देखेंगे। ठीक। प्रावधान पढ़ने के बाद वारसाई वाला बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, जर्मनी की आपत्ति क्या थी इसको देखेंगे हम। फिर पूरे पेरिस सम्मेलन की उपलब्धि क्या है और आलोचना क्या है इसको देखेंगे हम लोग। ठीक। संधियों का प्रावधान, इसमें इसको विस्तार से देखेंगे हम, प्लस पेरिस सम्मेलन की उपलब्धि और आलोचना, ये पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर हम। ठीक है। बट उससे पहले हम लोग विल्सन का 14 सूत्री सिद्धांत में कुछ बिंदु लिखें आप जरा। विल्सन के 14 सूत्री सिद्धांत।
यहाँ लिखें आप, इन्होंने साफ साफ कहा कि गुप्त कूटनीति को समाप्त किया जाए, गुप्त कूटनीति को समाप्त किया जाए। जो सीक्रेट ट्रीटीज वगैरह होती हैं, आगे जब भी कोई संधि हो तो ओपन हो, सीक्रेट कुछ भी नहीं, दुनिया को पता होना चाहिए। इससे अविश्वास नहीं होता है राष्ट्रों के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखें आप इसी में, राष्ट्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निशस्त्रीकरण के लिए कदम उठाए जाएं, निशस्त्रीकरण के लिए कदम उठाए जाएं, निशस्त्रीकरण के लिए कदम उठाए जाएं। ठीक है, सब राष्ट्र अपनी अपनी सुरक्षा को देख करके लेकिन हथियारों को कम करेंगे तो दुनिया में शांति बनी रहेगी। अगला पॉइंट लिखें आप, व्यापारिक प्रतिबंधों को समाप्त किया जाए, व्यापारिक प्रतिबंधों को समाप्त किया जाए। व्यापारिक प्रतिबंधों को समाप्त किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट लिखें आप, नौ परिवहन, नेविगेशन, नेविगेशन है ना, नौ परिवहन की स्वतंत्रता को सुनिश्चित की जाए। नौ परिवहन की स्वतंत्रता को सुनिश्चित की जाए। इसका कहना था फ्री नेविगेशन होना चाहिए पूरी दुनिया में, मतलब किसी को आने जाने में प्रतिबंध न हो अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में। ये चाहता था व्यापार ठीक से चले, परिवहन ठीक से चले, है ना। अगला पॉइंट लिखें आप, मातृदेश, मातृदेश यानी मदर कंट्री, मेट्रोपोलिस, मातृदेश एवं उपनिवेशों की परिस्थितियों को देखते हुए, उपनिवेशों की परिस्थितियों को देखते हुए उपनिवेशों की स्थिति पर विचार किया जाए। उपनिवेशों की स्थिति पर विचार किया जाए। ठीक है, उपनिवेशों की स्थिति पर विचार किया जाए। ठीक है, थॉट दिया जाए, है ना। मतलब एक तरह से अमेरिका ये कहना चाह रहा था इशारों इशारों में, देखो उपनिवेश की समस्या जो है दुनिया में संबंधों को बिगाड़ रही है। मतलब अमेरिका ये कहना चाह रहा है उपनिवेशवाद ठीक नहीं है। ठीक है, चीजों को, संबंधों को ये बिगाड़ रही है। करेक्ट, तो उसको करेक्ट करने की जरूरत है। आगे लिखें आप, विवादों के समाधान के लिए, विवादों के समाधान के लिए, समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए जाए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया जाए। ठीक, ये तो आपके हो गए मेजर पॉइंट। ठीक, 14 सूत्री में जो 5-6 हमने बताया, बाकी जो बच गए पॉइंट ना वो सब राष्ट्रों के संदर्भ में थे, पोलैंड, बाल्टिक, इटली, फ्रांस, रूस, बेल्जियम, ऐसे करके रेस्ट पॉइंट राष्ट्रों के संदर्भ में थे। लिख लीजिए आप, एक लाइन में लिखवा देता हूं। देखिए, अन्य प्रावधानों का संबंध या अन्य बिंदुओं का संबंध देखिए राष्ट्रों के गठन एवं राष्ट्रीय सीमाओं के पुनः निर्धारण से था।
राष्ट्रों के गठन एवं राष्ट्रीय सीमाओं के पुनः निर्धारण से था। ठीक? गठन एवं पुनः निर्धारण से था। इसी में लिख लें आप, जैसे जैसे लिखें इटली, फ्रांस, इटली, फ्रांस, रूस इत्यादि राष्ट्रों का पुनर्गठन तथा पोलैंड, बाल्टिक इत्यादि क्षेत्रों में राष्ट्रों का गठन। पोलैंड, बाल्टिक सी का जो क्षेत्र है आपका, राष्ट्रों का गठन। ठीक है, जैसे अब अभी हम पढ़ेंगे तो देखेंगे क्या हम लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया राष्ट्र बनेंगे, पोलैंड एक राष्ट्र बनेगा, सब था इसमें। रसिया का क्षेत्र रूस को दिया जाए, इटली का क्षेत्र इटली को दिया जाए, फ्रांस का क्षेत्र अल्सास लॉरेन फ्रांस को दिया जाए, बेल्जियम का भी इसमें उल्लेख था। बाकी जो बचा हुआ 8 पॉइंट था ना, वो राष्ट्रों के ऊपर था, गठन के ऊपर और सीमाओं के पुनः निर्धारण के ऊपर। ये क्या कहना, ये कहना चाहिए आगे दुनिया में कोई भी व्यवस्था बनाइए तो ऐसी व्यवस्था बनाएंगे आप तो युद्ध और टकराव की संभावना कम होगी और दुनिया में अमन, चैन और शांति। अमेरिका पहली बार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपना दृष्टिकोण लेकर सामने आ रहा है इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, वरना राजनीतिक मामलों में तो अमेरिका मिनिमम रुचि ले रहा था, आइसोलेट चल रहा था। इसमें से बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो आज भी अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लेकर आज भी चलता है। फ्री नेविगेशन आज भी अमेरिका के कोर मतलब पॉलिसी में आता है। दुनिया में 9 परिवहन की स्वतंत्रता होनी चाहिए, आज भी अमेरिका के लिए उसके लिए पूरी ताकत लगाता है। हथियार बहुत ज्यादा है अमेरिका में, बट सैद्धांतिक तौर पे अमेरिका ने कहना शुरू किया हथियार खत्म होंगे तभी शांति। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जरूरी है दुनिया में व्यवस्था बनाए रखने के लिए, चाहे उस समय राष्ट्रसंघ बना हो या आगे यूएनओ बना हो या आज दुनिया में जितनी संस्थाएं बनी, सबके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका का रोल है। इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आज भी अमेरिकन विदेश नीति का वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोकल पॉइंट होता है। ऐसे कनेक्ट करना आप शुरू करेंगे जब बातों को ऐसे उठाएंगे। अभी तो हम फिलहाल वर्ल्ड वार पे ही फोकस करेंगे हम, ये सब बातें संधि सम्मेलन में थोड़ा बहुत ज्यादा महत्व नहीं मिला, इसको कुछ मिला, बस इतनी बातें थी। ठीक, आज चर्चा यहीं पर रोकते हैं हम लोग, है ना? ठीक है, सवाल वल सब ले लिया हमने, आज की छुट्टी हो गई है, कल छुट्टी रहेगी ही। ठीक है, पर आप लोग टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा। देखो मैं बता देता हूं टॉपिक साफ साफ, आपको कहां तक तैयारी करनी है, पेरिस सम्मेलन तक। नेक्स्ट वीक में आपको अमेरिकी क्रांति से लेकर पेरिस सम्मेलन तक, ऐसा नहीं कि संडे को, नेक्स्ट वीक में कभी भी आपको एक टेस्ट देना पड़ सकता है। ठीक है, यहां तक तैयार रखिएगा, आगे अभी हम पढ़ते जा रहे हैं सब टॉपिक को हम लोग, है ना? ठीक है, अच्छा दूसरी क्लास शुरू हो गई क्या आप लोग के बैच में? कौन सी क्लास शुरू हुई है? ठीक है, चलिए आप लोग क्या हाँ पांडे सर हैं जी, ठीक है, ठीक है, थैंक यू।